पढ़ाते हैं। आ जाइए नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है कस्टम्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी और फॉर स्पेसिफाइड एंड यूज रूल्स 2022। चलिए थोड़ा बैकग्राउंड देता हूं आपको इसका, ताकि ये चैप्टर आपको इजीली समझ में आ जाए। बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, नया चैप्टर है। नया मतलब एक्चुअली था तो पहले से ही, लेकिन कंप्लीटली अमेंडेड चैप्टर है। 2022 में ये रूल्स अमेंड हो गए थे। तो सर थोड़ा सा हिस्ट्री बोल दीजिए। देख बाबा, ये जो चैप्टर है ये 1996 में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था। गवर्नमेंट ने बोला, सुनिए, इंडिया के बाहर से आप लाइए रॉ मटेरियल लाइए और रॉ मटेरियल लाके इंडिया में गुड्स बनाइए। और मेक इन इंडिया को गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहता था कि इंडिया में फाइनल गुड्स बनाए लोग, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बोला आप इंडिया के बाहर से लाइए रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल लाके रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाइए। अगर फिनिश गुड्स वो होंगे जो हमने एग्जम्पशन नोटिफिकेशन में बोले हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, एक एग्जम्पशन नोटिफिकेशन इशू करेगी और गवर्नमेंट बोलेगी, समझ लीजिए कि इंडिया में गवर्नमेंट चाहती है कैलकुलेटर्स का प्रोडक्शन बढ़े। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट बोलेगी रॉ मटेरियल लाइए, रॉ मटेरियल से आप कैलकुलेटर बनाइए। अगर आपने कैलकुलेटर बनाया तो जो रॉ मटेरियल लाया है उस पर अगर 20% ड्यूटी एप्लीकेबल है, हम सिर्फ आपसे 5% ड्यूटी लेंगे, 15% का कंसेशन दे देंगे। लेकिन सर एक बात बताइए, मेरे रॉ मटेरियल आए पोर्ट पे, मैंने क्लियर करा लिया, उसके बाद मैं फाइनल गुड्स बना रहा हूं, फाइनल गुड्स कैलकुलेटर है भी या नहीं, ये गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ये रूल्स बनाए ताकि जो मैन्युफैक्चरर है वो एक्चुअली फाइनल गुड्स कैलकुलेटर बना रहा है या नहीं बना रहा, उसके ऊपर गवर्नमेंट लगाम लगा पाए, ताकि गवर्नमेंट उसके ऊपर कंट्रोल इंप्लीमेंट कर पाए। नहीं तो लोग क्या करेंगे, रॉ मटेरियल मंगाएंगे, बोलेंगे हाँ हाँ बनाएंगे कैलकुलेटर, बनाएंगे कैलकुलेटर, समझ लीजिए प्लास्टिक मंगा लिया, बोला कैलकुलेटर बनाएंगे, एंड यूज जो बोला गया था वो एंड यूज किया ही नहीं, कुछ और करने लग गए। तो गवर्नमेंट ने बेसिकली क्या किया, गवर्नमेंट जब भी चाहे, 1996 में जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था, यही थॉट से इंट्रोड्यूस हुआ था कि एंड यूज के लिए अगर कोई गुड्स इंपोर्ट करता है, एंड यूज वो जो गवर्नमेंट बोलेगा। तो समझ लीजिए मैंने बोला हाँ सर मैं ये पानी की बॉटल्स बनाऊंगा, और गवर्नमेंट ने एक एग्जम्पशन नोटिफिकेशन इशू कर रखा था। तो एग्जम्पशन नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट ने बोला कि जो भी इंडिया के बाहर से अब ये एल्यूमिनियम मंगाएगा ताकि ये बोतल बनाए, अगर आपने इंडिया के बाहर से एल्यूमिनियम मंगाया और आप बोल रहे हो आप ये बोतल बनाने वाले हो, एक सेकेंड, आप इंडिया के बाहर से एल्यूमिनियम मंगाए और एल्यूमिनियम से आपने बोला आप ये बोतल बनाने वाले हो, तो एंड यूज अगर आपका बॉटल बनाना है तो आप जब एल्यूमिनियम मंगाओगे, हो सकता है उस पर रेट ऑफ ड्यूटी 30% हो। गवर्नमेंट बोल रहा है हम कंसेशन देंगे, एग्जम्पशन देंगे, समझ लीजिए 20% का, और आपको कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी सिर्फ 10% देना पड़ेगा अगर आप बोलते हो कि आप एंड यूज करने वाले हो बॉटल्स का, मतलब आप बॉटल्स बनाने में एंड यूज करने वाले हो। क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है इंडिया में इन बॉटल्स का मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, तो मैन्युफैक्चरर्स को एक लालच दे दिया कि ला बेटा ला, रॉ मटेरियल ला, कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी दूंगा, लेकिन एंड यूज होना चाहिए बॉटल बनने का। तो गवर्नमेंट जब भी एक एग्जम्पशन नोटिफिकेशन इशू करेगी, एग्जम्पशन नोटिफिकेशन कि इस आइटम पे जीएसटी एग्जम्प्टेड है या इस आइटम पे जीएसटी इस रेट पे लगेगा, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, नीचे लिख देगी जिस एग्जम्पशन नोटिफिकेशन में इन रूल्स को फॉलो करना जरूरी है, एग्जम्पशन नोटिफिकेशन के पीछे नीचे लिख देगी कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी रूल्स 2022 टू बी फॉलोड। एग्जम्पशन नोटिफिकेशन तो है, लेकिन अगर ये रूल्स नीचे फॉलो करने बोल दिए तो आपको ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए 1996 में जब ये इंट्रोड्यूस हुए थे तो ये सिर्फ गुड्स के रेस्पेक्ट में इंट्रोड्यूस हुए थे कि कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी मिलेगा अगर आप गुड्स के लिए इंपोर्ट करोगे रॉ मटेरियल। फिर गवर्नमेंट ने बोला, फिर धीरे धीरे ये रूल्स में चेंज हुए। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2016 में कुछ चेंजेस हुए, फिर 2017 में चेंजेस हुए, फिर बाबा गवर्नमेंट ने ये पूरे के पूरे रूल ही 2021 में भी छोटा मोटा चेंज हुआ, ठीक है। उसके बाद 2022 में
गवर्नमेंट ने कंप्लीटली ये रूल्स को ही चेंज कर दिया। तो सर 2016-17 में क्या चेंजेस किए, गवर्नमेंट ने धीरे धीरे ये सर्विस सेक्टर के लिए भी इंट्रोड्यूस कर दिया कि रमेश ने बोला कि वो एक टीचर है, गवर्नमेंट ने एक टीचर्स के लिए एग्जाम्शन नोटिफिकेशन इशू किया कि टीचर्स अगर इंडिया के बाहर से आईपैड मंगाएंगे, तो बेटा सुनिए, इंडिया के बाहर से टीचर्स अगर एक आईपैड मंगाएंगे, गवर्नमेंट ने बोल दिया, तो सर 30% जो आईपैड पे ड्यूटी है सिर्फ 10% लगेगा, 20% का कंसेशन दे दिया जाएगा और सिर्फ 10% लगेगा, लेकिन प्रोवाइडेड एक्चुअली रमेश इसको क्लासरूम में यूज कर रहा है। तो गवर्नमेंट ने अगर एक एंड यूज दैट इज टीचिंग के लिए एक एग्जाम्शन नोटिफिकेशन इशू कर रखा है और उसमें बोला है कि रमेश ला बेटा ला, अगर तू इंडिया के बाहर से इक्विपमेंट लाएगा, पढ़ाने के लिए लाएगा, तो तुझे कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी मिलेगा और तुझे सिर्फ 10% रेट ऑफ ड्यूटी देना पड़ेगा। बट गवर्नमेंट इंश्योर करेगा कि एंड यूज इज सर्विस, जो उसमें एग्जाम्शन नोटिफिकेशन में बोला गया है, एंड यूज इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दैट गुड्स विच इज टोल्ड इन द नोटिफिकेशन, जो नोटिफिकेशन में बोला गया है। तो सर ये कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी रूल्स कब फॉलो करना पड़ता है, फिर से बोल देता हूं, अगर समझ लीजिए गवर्नमेंट ने एग्जाम्शन नोटिफिकेशन इशू किया और एग्जाम्शन नोटिफिकेशन में स्पेसिफिकली दिस रूल्स विल बी अप्लाइंग टू ए नोटिफिकेशन विच प्रोवाइड्स द ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस रूल्स, मतलब एग्जाम्शन नोटिफिकेशन के नीचे गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली लिख दिया है कि आपको ये बेनिफिट ऑफ एग्जाम्शन तभी मिलेगा जब आप ये रूल्स को फॉलो करोगे। तो सर ये रूल्स बेसिकली क्या करते हैं, देखिए आपको बोल दिया कि ला बेटा ला एल्यूमिनियम से अल्टीमेटली बॉटल बना, तब यहाँ पे कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी मिलेगा। तो आपने तो हाँ ठीक है इंपोर्ट किया, मैं एल्यूमिनियम से बॉटल्स बनाऊंगा, एल्यूमिनियम क्लियर करा लिया एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी और फिर जाके फॉइल बना लिया एल्यूमिनियम, तो बेटा इसीलिए गवर्नमेंट चाहता है कि ये रूल्स के थ्रू बेसिकली क्या करेगा, ये जो इंपोर्टर है इसको कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी पे क्लियर तो करने देंगे, उसके बाद इसके ऊपर बेसिकली ये जुरिसडिक्शनल ऑफिसर नजर रखेगा, इनको बोलेगा कि मुझे ये मंथली रिटर्न चाहिए। बस इन लोगों के ऊपर कंट्रोल इंप्लीमेंट करने के लिए इन रूल्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि अगर आपको बोला गया कि ये कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी रूल्स फॉलो कीजिए, तो बेटा आपको बेसिकली बहुत सारे मंथली अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं, ऑनलाइन जाके आपको बहुत सारे इंटीमेशंस फाइल करने पड़ते हैं, ताकि गवर्नमेंट ये इंश्योर कर पाए कि बेटा एल्यूमिनियम लाया, एल्यूमिनियम से फॉइल तो नहीं बना लिया, हमने बोला था एल्यूमिनियम लाके उससे बॉटल बनाना है तब एग्जाम्शन मिलेगा, इसने यहां से क्लियर करवा लिए कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी में, फिर और कुछ बनाने लग गया, तो बेटा इसके ऊपर बहुत सारे कंट्रोल इंप्लीमेंट किए जाएंगे और उनको इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट यूज करेगा कस्टम्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी। ठीक है सर, ये रूल्स थे पहले, उसके कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी रूल्स 2022, उसके बाद गवर्नमेंट ने 2022 में अभी स्पेसिफाइड एंड यूज जो वर्ड है उसको भी ऐड कर दिया है। सर ये स्पेसिफाइड एंड यूज क्या होता है, सुनिए, गवर्नमेंट ने बोला, समझ लीजिए गवर्नमेंट चाहती है इंडिया में मोबाइल का प्रोडक्शन बढ़े, मेक इन इंडिया को बेसिकली गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, आप एक काम कीजिए, सुनिए, आप एक काम कीजिए, आप इंडिया के बाहर से मोबाइल के पार्ट्स लाइए, मोबाइल के पार्ट्स लेके आइए, मोबाइल के पार्ट्स पे समझ लीजिए 30% रेट ऑफ ड्यूटी है, हम एग्जाम्शन दे देंगे 20% का और कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी लगेगा 10% का। तो समझ लीजिए मैंने क्या किया, मोबाइल का पार्ट्स मंगा लिया, कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी में क्लियर करा लिया, अब बेटा एंड यूज क्या होगा, मुझे मोबाइल फोन बनाना है, दैट्स इट। अगर मैंने मोबाइल फोन इंडिया में बनाया तो बेटा जो ये कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी है ये गवर्नमेंट बोलेगा तुझे ऑलरेडी दे दिया है, वेरी गुड। अगर तूने मोबाइल फोन नहीं बनाया, कुछ और बना लिया, पार्ट्स को क्लियर करा के टीवी बनाने लग गया इंडिया में, तो बेटा आप पे पेनल्टी वगैरह लगाया जाता है, जो कंसेशन दिया गया था वो वापस ले लिया जाता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला है ये रूल फॉलो कीजिए, आपको अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे वगैरह वगैरह, बहुत सारा रिटर्न वगैरह फाइल करने बोला है, जो अल्टीमेट मैन्युफैक्चरर होता है। ठीक है, अब मैंने मंगाया मोबाइल के पार्ट्स और उससे बनाए क्या, मोबाइल फोन, तो सर कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी मुझे मिल गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, सर गवर्नमेंट ने अब इंट्रोड्यूस कर दिया कि आप अगर इंडिया के बाहर से मंगाते हो पार्ट्स, आप अगर इंडिया के बाहर से मंगाते हो मोबाइल के पार्ट समझ लीजिए,
और बाबा ये जो मैं एग्जांपल देता हूं ये ओनली फॉर क्लासरूम पर्पस है, एक्चुअल नोटिफिकेशन जो है उनका डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, ठीक है। ठीक है, गवर्नमेंट ने बोला मोबाइल पार्ट्स मंगाइए, समझ लीजिए 30% ड्यूटी है, 20% का एग्जाम्शन देके आपको सिर्फ कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी 10% में क्लियर कराने मिल जाएगा। तो मैंने मोबाइल पार्ट्स मंगा लिए। अब सुनिए, जो मोबाइल के पार्ट्स मंगाता है हो सकता है वो यूज नहीं करे उसको, लेकिन हो सकता है वो किसी और को भेज दे जो अल्टीमेटली मोबाइल बनाने वाला है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि अगर हमने एक एग्जम्पशन नोटिफिकेशन इशू किया है जिसमें बोला है अगर स्पेसिफाइड एंड यूज जो है वो मोबाइल फोन बनाना है, तो आप एक काम कीजिए, पार्ट्स मंगाइए, पार्ट्स को कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी में क्लियर कराइए और भेज दीजिए मोबाइल फोन बनाने के लिए। तो अगर आप एंड यूज मोबाइल फोन बन रहा है, समझ लीजिए मोबाइल फोन के मैन्युफैक्चरर्स थे, अब मैन्युफैक्चरर्स बोले कि सर हम तो जा जाके बार बार इंपोर्ट नहीं करेंगे, मैं मेन इंपोर्टर हूं, मैं क्या करता हूं इंडिया के बाहर से मोबाइल फोन के लिए पार्ट्स इंपोर्ट कर लेता हूं और मुझे कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी मिल जाता है। अब बहुत सारे मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स हैं, सबको मैं सप्लाई कर देता हूं। अगर मैं अल्टीमेटली एंड यूज मोबाइल फोन है उसके लिए अगर मैं मैन्युफैक्चरर्स को सप्लाई कर रहा हूं तो मुझे भी कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी मिल जाएगा। तो सर हो सकता है मैं अपने लिए मंगाऊं तो बेटा तो भी मुझे कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी मिलेगा। अब गवर्नमेंट ने बोला अगर हमने एक एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन में एंड यूज बताया है, स्पेसिफाइड एंड यूज, और आप उन एंड यूज के लिए गुड्स इंपोर्ट करके फिर सामने भी भेज रहे हो तो भी आपको कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी मिल जाएगा। यस एवरीवन, क्या आप लोगों को एक थॉट क्लियर हुआ कि कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी का मतलब क्या है? यस सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए बाबा आगे बढ़ते हैं, समझना चालू करते हैं। गवर्नमेंट ने बोला ये रूल्स किनको लगेंगे? ये रूल्स लगेंगे जो बेसिकली समझ लीजिए एक एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन इशू हुआ, एक एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन इशू हुआ और एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट ने बोला मोबाइल पार्ट्स के ऊपर आज से कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी 10% लगेगा। लेकिन बेटा 10% तभी लगेगा जब कस्टम्स IGCRS रूल्स फॉलो करोगे। तो सर अगर वहां एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन में बोल दिया है कि आपको कस्टम IGCR रूल्स फॉलो करने हैं, तो गवर्नमेंट ने बोला मोबाइल पार्ट्स मंगाइए और मोबाइल फोन बनाइए, तो सर आपको सिर्फ 10% ड्यूटी लगेगा। और उसमें नीचे लिख दिया कस्टम IGCR रूल्स फॉलो करने हैं, तो आपको कस्टम IGCR रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आपको एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन का बेनिफिट मिलेगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद भी बोला है इंपोर्टर इंटेंडिंग रूल्स किसको अप्लाई करेंगे? ए इंपोर्टर इंटेंड्स टू अवेल द बेनिफिट ऑफ एनी नोटिफिकेशन एंड सच बेनिफिट इज डिपेंडेंट अपॉन द एंड यूज ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स being covered by the notification for the manufacturing of any commodity। ये आपको एग्जाम्पशन कब मिलेगा? जब इंपोर्टर इंटेंड टू अवेल द बेनिफिट ऑफ एनी नोटिफिकेशन, एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन है और इंटेंड करता है इंपोर्टर उस एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन का बेनिफिट लेना, एंड सच बेनिफिट इज डिपेंडेंट अपॉन द यूज ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स बीइंग कवर्ड बाय दैट नोटिफिकेशन। क्या बोल रहा है सर? अगर समझ लीजिए एक एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन इशूड है और एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन बोलता है कि एंड यूज जो है वो बॉटल बनने के लिए आप अगर देखिए यहां क्या बोल रहा है, एन इंपोर्टर इंटेंड्स टू अवेल द बेनिफिट ऑफ एनी नोटिफिकेशन, मतलब एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन का इंपोर्टर बेनिफिट लेना चाहता है, लेकिन वो बेनिफिट किस पे डिपेंडेंट है? वो बेनिफिट डिपेंडेंट है अपॉन द यूज ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स बीइंग कवर्ड बाय दैट नोटिफिकेशन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी कमोडिटी। समझ लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला आप मंगाइए इंडिया के बाहर से मोबाइल पार्ट्स, और मोबाइल पार्ट्स मंगा के आप उससे अगर मोबाइल फोन बनाते हो जो एंड यूज बोला गया है, तो गवर्नमेंट ने बोला जो 30% ड्यूटी लगेगा उसकी जगह 20% का कंसेशन लग के आपको 10% ड्यूटी देना पड़ेगा, प्रोवाइडेड आप इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो मोबाइल फोन का। तो सर अगर आप इंडिया के बाहर से मोबाइल फोन के पार्ट्स मंगाते हो तो आपको सिर्फ 10% ड्यूटी लगेगा। अगर एंड यूज जो है वो गवर्नमेंट ने बेसिकली आपके एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन में बोला था कोई भी अगर इंडिया में लाएगा मोबाइल के पार्ट्स और मोबाइल कोई भी पार्ट्स लाएगा और पार्ट से अल्टीमेटली मोबाइल फोन बनाने वाला, अब मोबाइल के पार्ट्स है तो मोबाइल ही बनाएगा ना, हाँ सर, तो मोबाइल के पार्ट्स लाएगा और उससे अल्टीमेटली मोबाइल बनाएगा, तो वो जो पार्ट्स मंगवाएगा समझ लीजिए वो पार्ट्स कहीं और भी यूज होते हैं, तो
तो बेसिकली अगर एग्जाम्शन नोटिफिकेशन में बोल दिया गया है कि मोबाइल के पार्ट्स मंगाइए और मोबाइल बनाइए, अगर आप मोबाइल फोन बना रहे हो तो जो पार्ट्स पे रेट ऑफ ड्यूटी है उस पे आपको कंसेशन मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। या फिर अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो और सर्विस प्रोवाइडर भी अगर एग्जाम्शन नोटिफिकेशन का बेनिफिट लेना चाहता है तो उसे भी मिल जाएगा। और बोला है यहां पे अगर आप और बीइंग पुट टू स्पेसिफाइड एंड यूज, मतलब समझ लीजिए यहां बोला गया एग्जाम्शन नोटिफिकेशन में कि आप लाइए गोल्ड और गोल्ड इंपोर्ट कीजिए, समझ लीजिए 30% ड्यूटी है, 20% का कंसेशन मिलेगा और 10% आपको रेट ऑफ ड्यूटी देना पड़ेगा। लेकिन जो आपने गोल्ड क्लियर किया है ये आपको ज्वेलर्स को ही सप्लाई करना है जो गोल्ड की ज्वेलरी बनाते हैं। तो अगर मैंने गोल्ड मंगाया और गोल्ड को स्पेसिफाइड एंड यूज मतलब ज्वेलर्स को ज्वेलरी बनाने के लिए सप्लाई कर दिया तो बेटा मुझे भी एग्जाम्शन नोटिफिकेशन का बेनिफिट मिल जाएगा, यही बोला गया यहां पे। लेकिन बेटा ऐसा एग्जाम्शन नोटिफिकेशन इशूड होना चाहिए। मैं तो यहां हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स ले रहा हूं, लेकिन अगर ऐसा एग्जाम्शन नोटिफिकेशन है जिसमें बोला गया है एंड यूज अगर ज्वेलरी है, एंड यूज अगर ज्वेलरी बनाने के लिए हुआ है तो आप अगर इंडिया के बाहर से गोल्ड मंगा लेते हो और उसको क्लियर कराते हो एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी और ज्वेलरी बनाने के लिए सप्लाई करते हो तो आपको भी बेसिकली ये बेनिफिट ऑलरेडी मिल चुका है। और सर आप अब सप्लाई कीजिए बस ज्वेलरी बनाने के लिए, कोई और काम मत कीजिएगा। अगर आपने कुछ और काम कर दिया तो बेटा कस्टम्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी में बोला गया है आप पे पेनल्टी लगा दिया जाएगा। तो सर चलिए सर आप इंडिया के बाहर से कोई भी आइटम मंगाइए, मैन्युफैक्चरिंग कीजिए। सर बेसिकली अगर एक एग्जाम्शन नोटिफिकेशन इशूड है जिस एग्जाम्शन नोटिफिकेशन में बोला गया है ये आइटम आदमी मंगा सकता है और उससे समझ लीजिए ये बनाएगा तो उसे एग्जाम्शन मिलेगा। तो मैं अगर इंडिया के बाहर से आइटम मंगाता हूं और उससे जो एंड यूज बोला गया था वो मैं खुद करता हूं तो भी मुझे बेनिफिट मिलेगा। मैं अगर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कुछ इंपोर्ट करता हूं और एग्जाम्शन नोटिफिकेशन इशूड है कि सर सर्विस प्रोवाइडर आईपैड मंगाएगा तो आईपैड पे कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी मिलेगा। तो सर मैं अगर सर्विस प्रोवाइडर हूं जो सर्विस प्रोवाइड करता है, समझ लीजिए बेनिफिट ऑफ एग्जाम्शन नोटिफिकेशन के लिए बोला गया था कि टीचर को ही मिलेगा, तो मैं अगर टीचिंग करता हूं आईपैड मंगाया इंडिया के बाहर से तो मुझे भी कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी मिल जाएगा। अब थर्ड चीज इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, देखिए मैन्युफैक्चरर अपने लिए मंगाए उन्हें भी मिलेगा, सर्विस प्रोवाइडर को भी मिलेगा, प्लस अगर मैं एंड यूज जो एग्जाम्शन नोटिफिकेशन में बोला गया था मैं नहीं कर रहा एंड यूज लेकिन जो एंड यूज है वो और कोई कर रहा है और उसके लिए भी मैंने कुछ मंगाया उसको क्लियर करा लिया एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी और जो एंड यूज बोला गया था उसी के लिए सप्लाई किया तो मुझे भी एग्जाम्शन नोटिफिकेशन का बेनिफिट मिलेगा। डन सर, चलिए पॉइंट क्लियर है। बट इधर क्या होता है ना, लोग पहले क्लियर कराते हैं, कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी देते हैं और उसके बाद गवर्नमेंट बोलता है बेटा अब तू इसको ज्वेलर्स को सप्लाई कर रहा है या क्या कर रहा है मुझे कैसे पता चलेगा, इससे तू एक्चुअली मोबाइल फोन बना रहा है या नहीं बना रहा, तूने गुड्स क्लियर करा लिए और उससे मोबाइल फोन बना भी रहा है या नहीं बना रहा कैसे पता चलेगा। और उसी के लिए ये पूरा का पूरा ड्रामा, बेसिकली ड्रामा क्या बोलूं, ये पूरा का पूरा प्रोसीजर, ड्रामा नहीं बोलेंगे सॉरी, चलिए ये पूरा का पूरा प्रोसीजर ड्राफ्ट किया है गवर्नमेंट ने, ठीक है। चल समझते हैं। अब देखिए सर, समझ लीजिए मैं एक इंपोर्टर हूं और मुझे लगा कि सर मुझे गुड्स बनाने हैं एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी, या मुझे गुड्स बनाने हैं, या मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूं और मुझे या फिर एंड यूज के लिए सप्लाई करना है। देखिए पहले खाली मैन्युफैक्चरर्स जो अपने यूज के लिए लाते थे उन्हीं को एग्जाम्शन नोटिफिकेशन का बेनिफिट मिलता था। अब अगर आप लाए और स्पेसिफाइड एंड यूज के लिए सप्लाई भी किया तो भी आपको एग्जाम्शन नोटिफिकेशन का बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है सर। चलिए अब पहला स्टेप क्या होता है, अगर आपको कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी रूल्स फॉलो करने हैं, समझ लीजिए एग्जाम्शन नोटिफिकेशन इशू हुआ और एग्जाम्शन नोटिफिकेशन में बोला गया कि आप इंडिया के बाहर से मंगाइए पार्ट्स, कोई भी पार्ट्स वगैरह मंगा लीजिए और पार्ट्स वगैरह अगर 30% ड्यूटी है हम कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी लगाएंगे, बेसिकली आपको 20% का कंसेशन देके 10% ड्यूटी लगाया जाएगा, ये कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी आपके ऊपर लगाया जाएगा, ठीक है, और इतना आपको एग्जम्पशन दे दिया जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला, पार्ट्स को आप क्लियर करके मोबाइल फोन ही बनाना पड़ेगा, ठीक है सर, या मोबाइल फोन बनाने के लिए ही सप्लाई करना पड़ेगा, या तो आप खुद बनाइए मोबाइल फोन या आप सप्लाई कर दीजिए मैन्युफैक्चरर्स ऑफ मोबाइल फोन को, तो भी आपको कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी 10% अलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन बेटा क्या होता है, गुड्स पहले क्लियर होता है, पहले आपने 10% ड्यूटी दे दिया, उसके बाद
क्या ये रूल फॉलो भी कर रहे हो या नहीं कर रहे, उसको गवर्नमेंट इंश्योर कर रही है और उसके लिए ये प्रोसीजर है। चलिए समझते हैं प्रोसीजर्स को। समझ लीजिए मैं एक इंपोर्टर हूं और मुझे लगता है कि मुझे कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी चाहिए। मैं मोबाइल फोन बनाऊंगा, मोबाइल फोन बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा मोबाइल फोन, और उसके लिए मैंने बोला मुझे कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी चाहिए। तो बेटा आपको अगर कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी चाहिए तो पहले एक स्टेप फॉलो करना पड़ता है। आपको आइसगेट की वेबसाइट में जाना पड़ता है, icegate.gov.in, और उसमें प्रोवाइड करना पड़ता है क्या सर, वन टाइम इंफॉर्मेशन, वन टाइम इंफॉर्मेशन इन फॉर्म IGCR कंटेनिंग, मतलब एक फॉर्म होता है IGCR, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट, फॉर्म नंबर 1। और सर उसमें आपको बेसिकली आपका नाम देना पड़ता है, नेम, एड्रेस ऑफ द इंपोर्टर एंड हिज जॉब वर्कर। समझ लीजिए मैंने गुड्स इंडिया के बाहर से मंगाए मोबाइल फोन बनाने के लिए। अब सर मोबाइल फोन मैं तो नहीं बनाऊंगा, हो सकता है मैं जॉब वर्क के थ्रू कुछ काम करवाऊं, तो सर मैं ही बना रहा हूं समझ लीजिए मोबाइल फोन। तो अगर मैं जॉब वर्कर को भेजता हूं तो सर मेरा जो जॉब वर्कर है जिसके पास मेरे गुड्स जाएंगे, देखिए गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल इंप्लीमेंट करेगा आपके ऊपर, जॉब वर्कर के ऊपर, किसको आप बेच रहे हो, जो अल्टीमेटली मोबाइल फोन बनाएगा। ऐसा भी हो सकता है ना कि मैं नहीं बनाऊं, मैं किसी और को भेज दूं, वो बनाएगा। तो सर गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल इंप्लीमेंट करना चाहता है, गवर्नमेंट जानना चाहता है कि जॉब वर्कर कौन है, या स्पेसिफाइड एंड यूज के लिए अगर भेजोगे तो सब लोगों की डिटेल्स पहले ही आपसे ली जाती है। देखिए प्रोवाइड वन टाइम इंफॉर्मेशन इन फॉर्म IGCR, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट, फॉर्म नंबर 1, और उसमें आपको देना पड़ेगा नेम, एड्रेस ऑफ इंपोर्टर एंड हिज जॉब वर्कर। मेरा नेम, मेरा एड्रेस और मेरे जॉब वर्कर का डिटेल्स भी मुझे देना पड़ेगा। उसके बाद अगर मैं गुड्स जॉब वर्कर के लिए भेज रहा हूं तो जॉब वर्कर का डिटेल्स भी देना पड़ेगा। क्या गुड्स मैं बनाने वाला हूं, क्या प्रोसेस मैं अंडरटेक करने वाला हूं एट द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑफ इंपोर्टर, या सर जॉब वर्कर के प्रेमाइसेस में, मैं अगर जॉब वर्कर की प्रेमाइस में भेजता हूं, समझ लीजिए मैंने गुड्स एक्चुअली इंपोर्ट किए, मैंने बोला थोड़ा बहुत जॉब वर्क कराने के लिए सामने भेज देता हूं जॉब वर्कर को, तो सर जॉब वर्कर को भेजने का क्या प्रोसीजर होगा, ये भी आपको बेसिकली मैं पढ़ाऊंगा कुछ देर बाद। लेकिन आपको बताना पड़ता है कि सर जो गुड्स मैं बनाने वाला हूं या प्रोसेस जो मैं अंडरटेक करने वाला हूं एट द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, मेरे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में या जॉब वर्कर की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में, या मेरे और उसके दोनों मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में अगर कुछ अंडरटेक करने वाला हूं जो मैन्युफैक्चरिंग, तो मुझे बताना पड़ेगा। उसके बाद द नेचर एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ इंपोर्टेड गुड्स यूज्ड इन अ मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स एट द प्रेमाइसेस ऑफ इंपोर्टर और जॉब वर्कर। सर मैं क्या पार्ट्स मंगाने वाला हूं जो मैं यूज करने वाला हूं या मैं अपने जॉब वर्कर को भेजने वाला हूं, आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद सर पर्टिकुलर्स ऑफ एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन एप्लीकेबल ऑन सच इंपोर्ट, कि सर क्या क्या एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन का कौन सी एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन आई है और जिसका बेनिफिट मैं उठाना चाहता हूं, एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन का भी आपको डिटेल्स देना पड़ेगा। उसके बाद नेचर ऑफ आउटपुट सर्विस, समझ लीजिए आप मैन्युफैक्चरर नहीं है लेकिन एक सर्विस प्रोवाइडर है, मैं एक टीचर हूं समझ लीजिए, और टीचर्स के लिए समझ लीजिए एक एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन आया है, इंडिया के बाहर से आईपैड मंगाइए, आईपैड पे यूं तो 30% ड्यूटी लगता है लेकिन आपको 20% का एग्जाम्पशन देके कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी सिर्फ 10% लगाएंगे। तो बेटा अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो तो ये बोल रहे हैं क्या सर्विस आप प्रोवाइड करते हो, नेचर ऑफ सर्विस रेंडर्ड यूटिलाइजिंग द इंपोर्टेड गुड्स, आपको बताना पड़ेगा कि सर आप क्या सर्विस प्रोवाइड करते हो, वो जो गुड्स आपने इंपोर्ट किए हैं उनको इंपोर्ट करने के बाद आप क्या सर्विस प्रोवाइड करने वाले हो वो बताइए। उसके बाद पर्टिकुलर्स ऑफ प्रेमाइसेस इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन केस ऑफ इंटर यूनिट ट्रांसफर, मतलब समझ लीजिए मैंने इंडिया के बाहर से मंगा लिए पार्ट्स, और पार्ट्स पे बोला गया था अगर आप पार्ट्स मंगा के अल्टीमेटली आप अगर मोबाइल फोन बनाओगे तो जो आप ये पार्ट्स मंगाओगे इस पे 30% ड्यूटी की जगह 20% का कंसेशन देके सिर्फ आपको कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी 10% लगेगा। लेकिन सर आप इन पार्ट्स को क्लियर करा के आप अपने यूनिट में यूज कर लीजिए, या समझ लीजिए आपका कोई दूसरा यूनिट है जहां भी मैन्युफैक्चरिंग होता है तो आप इंटर यूनिट के लिए भी भेज सकते हो। तो मतलब समझ लीजिए कुछ प्रोसेस यहां अंडरटेक होते हैं, कुछ प्रोसेसिंग मैं यहां करता हूं, तो इंटर यूनिट जहां आप प्रोसेसिंग के लिए भेजोगे उसका डिटेल्स भी आपको देना पड़ेगा कि डिटेल्स
particulars of premises intended to be used in case of इंटर यूनिट ट्रांसफर, मतलब अगर आप कुछ और प्रोसेस के लिए दूसरी यूनिट में भेजना चाहते हो तो सर उस यूनिट का भी डिटेल्स प्रोवाइड कीजिए। ठीक है सर, वन टाइम इंफॉर्मेशन देना पड़ता है, मैं कौन हूं, मेरा जॉब वर्कर कौन है, मैं अगर इंटर यूनिट के लिए भेजूंगा तो सर इंटर यूनिट कौन सा है, क्या प्रोसेस में अंडरटेक करता हूं, सारा डिटेल आपको देना पड़ेगा। उसके बाद समझ लीजिए डिटेल्स ऑफ एंड यूज रिसिपिएंट इफ इंपोर्टेड गुड्स सप्लाइड फॉर एंड यूज। समझ लीजिए आप खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो आपका डिटेल्स, समझ लीजिए आप अगर खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है सर, लेकिन सर मैं एंड यूज के लिए सप्लाई करता हूं, फॉर एन एग्जांपल यहां बोला गया था कि आप इंडिया के बाहर से पार्ट्स मंगाइए और पार्ट से आप मोबाइल फोन बनाइए, या फिर अगर आप पार्ट्स से मोबाइल फोन खुद नहीं बनाते तो आप किसको सप्लाई करने वाले हो जो अल्टीमेटली मोबाइल फोन बनाएगा, उनका भी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। मतलब पहले क्या होता था कि अगर आप एंड यूज खुद करते हो तो एग्जाम्पशन मिलता था, मतलब अगर आप खुद मैन्युफैक्चरर हो तो एग्जाम्पशन मिलता था। अब इस एग्जाम्पशन को एक्सटेंड कर दिया गया है, अगर आप सामने जो एंड यूज मैन्युफैक्चरर है उनको भी सप्लाई करोगे तो भी आपको एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। मतलब मंगाइए कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी पे मोबाइल फोन, मोबाइल के पार्ट्स, मैंने पार्ट्स मंगाए और सारे मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर को अगर सप्लाई किया है तो मुझे कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी पे मोबाइल फोन पार्ट्स मंगाना अलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन सर पहले अलाउ किया जाता है, उसके बाद इंश्योर किया जाता है कि आपने मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर को ही ये पार्ट सप्लाई किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सर कौन से पोर्ट पे आप इंपोर्ट करोगे ये डिटेल्स भी आपको देने पड़ते हैं, मतलब मेरा नाम, मेरे जॉब वर्कर का डिटेल, कहां ट्रांसफर करूंगा उसका डिटेल, इंटर यूनिट ट्रांसफर्स का डिटेल, सर क्या मैं मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, जॉब वर्कर क्या मैन्युफैक्चरिंग करेगा, उसके बाद सर जिसको मैं एंड यूज के लिए हो सकता है सप्लाई करूं तो एंड यूज मैन्युफैक्चरर क्या करेंगे, क्या एंड यूज करने वाले हैं वो बताइए, उसके बाद कौन से पोर्ट में मंगाने वाले हो, ऐसा आपको वन टाइम इंफॉर्मेशन ऑनलाइन जाके आइसगेट की वेबसाइट पे IGCR फॉर्म होता है। सर आइसगेट की वेबसाइट दिखा दीजिए। देख बाबा ये है इंडियन आइसगेट की वेबसाइट। इस आइसगेट की वेबसाइट में बेसिकली आपको लॉगिन करना पड़ता है और लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ लॉगिन का ऑप्शन है, लॉगिन करने के बाद IGCR, अगर समझ लीजिए एक बेनिफिट का एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन का आपको बेनिफिट लेना है और नोटिफिकेशन में बोला गया है, नोटिफिकेशन में नीचे बोला गया है कि बेनिफिट चाहिए तो आपको IGCR रूल फॉलो करने पड़ेंगे, तो आपको ये पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। अगर नॉर्मल एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन है उसमें कहीं नहीं बोला हुआ है कि ये रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे तो फॉलो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अदरवाइज अगर एक एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन में नीचे बोला गया है कि आपको ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे तो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। डन सर, पॉइंट क्लियर है। आ जाइए अब सुनिए, तो सर अगर एक एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन है जिसका मुझे बेनिफिट लेना है और उसमें बोला गया है IGCR रूल फॉलो करने हैं तभी आपको एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन का बेनिफिट मिलेगा, तो पहले आपको जाके ऑनलाइन आइसगेट की वेबसाइट में डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ेंगे। ठीक है सर, ये एक वन टाइम इंफॉर्मेशन होता है, वन टाइम इंफॉर्मेशन होता है, ऐसा नहीं है कि बार बार आप जब भी कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी पे मंगाओगे तो आपको ऑनलाइन जाके डिटेल देनी पड़ेगी। नहीं बाबा नहीं, वन टाइम इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा और एक बार ऑनलाइन आपने डिटेल दे दी, एक्सेप्ट हो गई तो आपको मिल जाएगा IIN नंबर। सर ये IIN नंबर क्या होता है? इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट आइडेंटिफिकेशन नंबर शैल बी जनरेटेड, मतलब अब आपको IIN नंबर मिल गया है। ठीक है सर, पहला स्टेप क्लियर है। उसके बाद क्या होगा सर सुनिए, अब क्या होता है ना, सेकेंड स्टेप में आपको अपने जुरिसडिक्शनल ACDC के पास जाना पड़ता है, जुरिसडिक्शनल ACDC के पास, और गवर्नमेंट क्या बोलता है, देख तू तो गुड्स क्लियर करा लेगा, तुझे तो हम कंसेशन दे देंगे, क्या पता बाद में तू इस गुड्स को एक्चुअली सही से यूज करे नहीं करे, एंड यूज जो बोला गया था उसी के लिए सप्लाई करे नहीं करे, तूने अगर कुछ घपला कर दिया तो सर हम जितना आपको कंसेशन देंगे उतने का आपसे एक बॉन्ड ले लेंगे, बॉन्ड प्लस बैंक गारंटी आपसे लिया जाता है। ठीक है सर, अब ये जो बॉन्ड है ये कितने अमाउंट का होगा सुन लीजिए, तो यही बोला गया यहां पे, जाइए अपने जुरिसडिक्शनल डेप्यूटी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम्स जो है उसको बॉन्ड विथ श्योरिटी और सिक्योरिटी आपको देना पड़ता है एज डीम्ड अप्रोप्रिएट बाय द एडिशनल कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर। एडिशनल कमिश्नर डेप्यूटी कमिश्नर बेसिकली कैसे डिटरमाइन करता है मैं आपको बोलता हूं।
वो आपको बोलेंगे रमेश ऑन एन एवरेज इंडिया में तू कितने गुड्स इंपोर्ट करेगा। मैंने बोला मैं 100 करोड़ के गुड्स मंगाऊंगे, मैं 100 करोड़ का गुड्स मंगाऊंगा, उस पे कितना ड्यूटी है रमेश, 30%, तो 30 करोड़ का ड्यूटी है। तो तू मुझे एक बात बता रमेश, अब कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी 10% है, मतलब हम तेरे को एग्जम्पशन कितना का दे रहे हैं, हम तेरे को एग्जाम्शन दे रहे हैं 20% का एग्जाम्शन दे रहे हैं। 20% मतलब 20 करोड़ का, और तेरे को अल्टीमेटली 10 करोड़ का ड्यूटी ही देना पड़ रहा है। ठीक है, तो रमेश सुन, अब तू गुड्स को क्लियर करा लेगा। अब तू गुड्स को क्लियर करा के अल्टीमेटली तू मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर कर भी रहा है या नहीं कर रहा, या मोबाइल फोन के मैन्युफैक्चरर्स को सप्लाई कर भी रहा है या नहीं कर रहा एंड यूज के लिए। देखिए, या तो आप खुद मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज कर लीजिए, या एंड यूज जो एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन में बोला गया था उसके लिए सप्लाई कर दीजिए, तो भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, अब गवर्नमेंट बोलती है बेटा तुझे 10 करोड़ रुपए ड्यूटी देके, मतलब 10% ड्यूटी में गुड्स क्लियर तो कर लिए तूने, अब तू एक्चुअली इसे मोबाइल फोन के लिए मैन्युफैक्चरर्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करेगा या नहीं करेगा, या मैन्युफैक्चरर्स को सप्लाई करेगा या नहीं करेगा, हमें कैसे पता चलेगा। इसलिए हम एक काम करेंगे, जो ये तेरे को एग्जाम्पशन देंगे ना ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, ये 1 ईयर का मैंने बोला था कि 100 करोड़ का इंपोर्ट करूंगा, उसका हम तुझे एक बॉन्ड चाहिए, हमें एक बॉन्ड दे दे जो जुरिसडिक्शनल, जो एसीडीसी है, जुरिसडिक्शनल एसीडीसी जो आपका है, उसे आपको एक बॉन्ड देना पड़ेगा 20 करोड़ रुपए का। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? यस सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। अब सुनिए, उसके बाद बोला गया है कि सर आपने बॉन्ड दे दिया, ठीक है, अब आप आगे बढ़िए, अब आप नेक्स्ट स्टेप कीजिए। नेक्स्ट स्टेप क्या है सर? गुड्स इंपोर्ट कर लीजिए। अब मैंने गुड्स इंपोर्ट कर लिए, उसके बाद क्या करूं? गुड्स क्लियर करवा लीजिए। चलिए नेक्स्ट स्टेप है, मैं अपना बिल ऑफ एंट्री फाइल करूंगा। तो पहले आपको वन टाइम इंफॉर्मेशन ऑनलाइन जाके सारा डिटेल दे देना है कि मैं इंपोर्टर हूं, या मैं मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं, या मैं ये एंड यूज के लिए सप्लाई करूंगा, मुझे कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी चाहिए, ये एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन आपने इशू किया है, इसका बेनिफिट मुझे चाहिए। तो आपको एक आईआईएन नंबर मिल जाएगा। आईआईएन नंबर मिलने के बाद आपको एक बॉन्ड जाके देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ता है बॉन्ड? क्या पता तूने एंड यूज के लिए यूज किया या नहीं किया, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने आपसे बॉन्ड ले लिया। तीसरे स्टेप में आपने इंपोर्ट किया, समझ लीजिए केरला पोर्ट पे। ठीक है सर, केरला पोर्ट पे इंपोर्ट कर लिया, तो बेटा क्लियर कराने के लिए तो बिल ऑफ एंट्री फाइल करना पड़ेगा। बिल ऑफ एंट्री फाइल करना, अपना आईआईएन नंबर, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर जो था, ये जो आईआईएन नंबर आपको दिया गया था, ये आप इधर मेंशन कर दीजिएगा। आपने आईआईएन नंबर मेंशन कर दिया, प्लस आपने जो इधर बॉन्ड दिया था वो बॉन्ड का डिटेल्स भी आप प्रोवाइड कर दीजिएगा, प्लस जो भी कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी बाकी आपको देना पड़ता है वो दे दीजिए। और सर वो सेल्फ असेस करके आप दे दीजिए, मतलब कस्टम ड्यूटी इज इक्वल टू वैल्यू इंटू रेट ऑफ ड्यूटी इंटू रेट ऑफ एक्सचेंज, जो भी है रेट ऑफ ड्यूटी, जो भी 10% कंसेशन था वो रेट ऑफ ड्यूटी आप पे कर दीजिए। ठीक है सर, मैंने सेल्फ असेसमेंट करके पे कर दिया। अब बेटा आ गए आप इस ऑफिसर के पास, इधर कस्टोडियन की कस्टडी में गुड्स है। ऑफिसर को आप बोलोगे सर मुझे कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी अलाउ कर दीजिए। ऑफिसर आपका बिल ऑफ एंट्री देखेगा, उसमें आईआईएन नंबर देखेगा और बोलेगा हाँ ये तो ऑनलाइन रजिस्टर्ड है, आपके सारी डिटेल्स आपकी आईआईएन में मिल जाएंगी। और ऑफिसर आईआईएन को चेक करते हुए जो भी असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर पोर्ट पे है वो आपको अलाउ कर देगा बेनिफिट ऑफ द नोटिफिकेशन, क्योंकि उसके पास आईआईएन डालते ही सारे डिटेल्स आ जाएंगे, क्योंकि आपने आईआईएन लेने के समय सारे डिटेल्स प्रोवाइड किए थे, और वो एक क्लियरेंस ऑर्डर दे देगा फॉर होम कंजम्पशन, बेटा ले अपना गुड्स और घर आ जा। देखिए ये क्या बोल रहा है इधर, ले अपना गुड्स और घर आ जा। लेकिन सर 5th स्टेप के साथ एक 5A स्टेप आपने और मेंशन किया है। सर ये 5A स्टेप क्या है? सुनिए, वंस बिल ऑफ एंट्री इज क्लियर, सर ये अगर बिल ऑफ एंट्री क्लियर कर देगा, समझ लीजिए मैंने जो इंडिया के, मैंने कितने का बॉन्ड दिया था? 20 करोड़ का। ये जो बॉन्ड अकाउंट है इसमें 20 करोड़ रुपए इमीडिएटली क्रेडिट कर दिए जाते हैं कि रमेश
20 करोड़ के गुड्स इंपोर्ट कर सकता है। रमेश ने बॉन्ड विद बैंक गारंटी दे दिया है 20 करोड़ का, तो मेरे बॉन्ड अकाउंट में सर, बॉन्ड अकाउंट में कितने का बैलेंस है? 20 करोड़ का बैलेंस है। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इंपोर्ट किया, समझ लीजिए मैंने जो इंपोर्ट किया है वो अभी मैंने बोला ओवर ए पीरियड ऑफ वन ईयर मैं 100 करोड़ का इंपोर्ट करूंगा, या ओवर ए पीरियड ऑफ 6 महीना मैं 100 करोड़ का इंपोर्ट करूंगा। उस पे जो कंसेशन मुझे मिलेगा, एक्चुअल कंसेशन वो 20 करोड़ का होने वाला था, तो उसका मैंने बॉन्ड दे दिया था। तो जब मैं बॉन्ड देता हूं इधर, जब मैं इधर बॉन्ड देता हूं तो मेरा एक बॉन्ड अकाउंट खोल दिया जाता है, इमीडिएटली मेरा एक बॉन्ड अकाउंट खोल दिया जाता है जो एक रनिंग अकाउंट होता है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इंडिया के बाहर से सिर्फ 10 करोड़ के गुड्स मंगाए। 10 करोड़ पे 30% होता है 3 करोड़ रुपए, और सर 20% का कंसेशन मिला, मतलब 2 करोड़ का कंसेशन मिला, और मैंने 1 करोड़ का ड्यूटी पे कर दिया। कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी मैंने 1 करोड़ पे किया है, तो मुझे बेनिफिट 2 करोड़ का मिला है। तो पता है क्या होगा, इमीडिएटली जैसे ही मैं गुड्स क्लियर करूंगा, ऑफिसर 2 करोड़ रुपए बॉन्ड अकाउंट में डेबिट कर देगा कि रमेश के पास अब मंगाने के लिए और कंसेशन लेने के लिए सिर्फ 18 करोड़ रुपए ही बचे हैं। ऐसे बॉन्ड अकाउंट, रनिंग अकाउंट चलते रहेगा। ठीक है सर, और मैंने गुड्स मंगाए और कंसेशन में क्लियर कराए, समझ लीजिए, और कंसेशन ले लिया 10 करोड़ का, वो भी डेबिट कर दिया जाएगा। जैसे जैसे मैं गुड्स क्लियर कराए जाऊंगा, जितना कंसेशन मुझे मिलेगा वो मेरे बॉन्ड अकाउंट में डेबिट होते जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर आपने क्या स्टेप फॉलो किए? मुझे एक एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन मिला जिसमें बोला गया कि मोबाइल के लिए अगर पार्ट्स मंगाओगे तो कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी मिलेगा। मैंने बोला वाह वाह, मुझे ये बेनिफिट का नोटिफिकेशन चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले आपने क्या किया, तो आप कैसे लोगे बेनिफिट? आप वन टाइम इंफॉर्मेशन दीजिए, आईएन नंबर मिल जाएगा। उसके बाद अपने जुरिसडिक्शनल ऑफिसर को एक श्योरिटी और सिक्योरिटी के साथ एक बॉन्ड फर्निश कर दीजिए। बॉन्ड आपने फर्निश कर दिया। थर्ड स्टेप में क्या होगा, आपने गुड्स इंपोर्ट करा लिए। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, आपने एक बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दिया। फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, ये आपको क्लियरेंस ऑर्डर इशू कर देगा, कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी अलाउ कर देगा। और पता है फिफ्थ के साथ ही एक 5A स्टेप आता है, वंस बिल ऑफ एंट्री इज क्लियर, ऑफिसर ने क्लियर कर दिया तो बॉन्ड अकाउंट डेबिट कर देगा इन द कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम, और डिटेल शैल बी मेड अवेलेबल टू ए जुरिसडिक्शनल कस्टम ऑफिसर। आपका जो जुरिसडिक्शनल कस्टम ऑफिसर है वो भी ऑनलाइन जाके जब देखेगा, आपके सर के ऊपर जो जुरिसडिक्शनल ऑफिसर है वो जब ऑनलाइन जाके देखेगा तो उसे भी डिटेल दिखेंगे। ओ 20 करोड़ का रमेश ने बॉन्ड दिया था, 2 करोड़ का डेबिट है, रमेश का बैलेंस अब 18 करोड़ का बचा है। दैट्स ऑल। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आपको क्लियर कराने का अनुमति दिया, बॉन्ड अकाउंट डेबिट किया, आपके गुड्स क्लियर करा के आ जाएंगे आपके प्रेमाइसेस में। अब क्या करना है सर, जैसे ही गुड्स आपके प्रेमाइसेस में आ गए तो बेटा अब 7th स्टेप आते हैं। 7th स्टेप क्या बोलता है, सुनिए। 7th स्टेप पढ़ने से पहले आपको यह बात ध्यान में होना चाहिए कि सर आप जो भी गुड्स मंगाते हो उनको आप जॉब वर्क के लिए भी भेज सकते हो, उनको आप किसी और इंटर यूनिट में भी भेज सकते हो जहां मैन्युफैक्चरिंग हो, उनको आप एंड यूज के लिए भी सप्लाई कर सकते हो। जो भी बेसिकली एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन में बोला गया था वैसा आप कर सकते हो। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, आपके गुड्स प्रेमाइसेस में आ गए। अब आपके गुड्स प्रेमाइसेस में आ गए हैं तो 7th स्टेप आता है कि आपको मेंटेन करने पड़ेंगे अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड, क्योंकि बेटा आपको तो कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी अलाउ कर दिया है। अब या क्या पता आप मोबाइल पार्ट्स मंगा के मोबाइल फोन बनाओ या नहीं बनाओ। इंडिया का सपना था कि मोबाइल फोन इंडिया में बने, इंडियन गवर्नमेंट का जो सपना था कहीं आप चूर चूर ना कर दो। इसीलिए गवर्नमेंट बोलता है बेटा आपको अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, हमें सारा खबर चाहिए कि आप गुड्स के साथ क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। मेंटेन द अकाउंट्स बिल ऑफ एंट्री वाइज क्लियरली इंडिकेटिंग द क्वांटिटी एंड द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। द क्वांटिटी ये कॉमन रहेगा, ठीक है। द क्वांटिटी एंड द वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड, कितना क्वांटिटी और उसका क्या वैल्यू था सर। द क्वांटिटी एंड द डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, किस दिन आपके प्रेमाइसेस में मिल गए। द क्वांटिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ सच गुड्स कंज्यूम, ठीक है। कौन से गुड्स आपने, देखिए क्लियरली इंडिकेट करना होगा क्वांटिटी
एंड द वैल्यू ऑफ द गुड्स इंपोर्टेड, क्वांटिटी एंड द डेट ऑफ रिसीट, कितना क्वांटिटी आपने रिसीव किया, किस दिन रिसीव किया, कितना क्वांटिटी आपने, द क्वांटिटी ऑफ सच गुड्स कंज्यूम, कितना गुड्स आपने कंज्यूम कर लिया, मतलब आपने बोला था मैं एंड यूज करूंगा मोबाइल फोन बनाने का, क्या आपने मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किया, नहीं किया, कितना यूज किया, सारा आपको डिटेल्स मेंटेन करना पड़ेगा बिल ऑफ एंटरप्राइज, मतलब इतना पार्ट्स आया, इतना मैंने मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किया, वैसा सारा डिटेल्स आपको मेंटेन करना पड़ेगा, कितना आपने जॉब वर्क के लिए भेजा, the quantity of goods sent for job work, nature of job work which is carried out, the quantity of goods received after job work के लिए भेजा था सर, वापस रिसीव कर लिया, वो डिटेल्स भी मेंटेन करने पड़ेंगे। उसके बाद सर द क्वांटिटी ऑफ गुड्स री एक्सपोर्टेड, सर मैंने इंपोर्ट तो किया था कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी पे, पार्ट्स अच्छे नहीं थे, डिफेक्टिव थे, री एक्सपोर्ट कर दिया, वापस इंडिया के बाहर भेज दिया, उसका डिटेल्स भी, द क्वांटिटी रिमेनिंग इन स्टॉक, उसका भी आपको डिटेल्स, रिमेनिंग इन स्टॉक, उसका भी डिटेल्स आपको मेंटेन करना पड़ेगा, और ये आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जब भी जुरिसडिक्शनल एसीडीसी आपसे मंगवाए तो आपको उसको ले जाके देना पड़ेगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। तो पहले स्टेप में आपने वन टाइम इंफॉर्मेशन दिया, फिर बॉन्ड दिया, फिर गुड्स मंगा लिए, गुड्स मंगाने के बाद बिल ऑफ एंट्री फाइल किया, गुड्स क्लियर कराए, गुड्स आपके प्रेमाइसेस में आ गए, गुड्स को ऐसे से यूज किया, जॉबर के लिए भेजा, सारा डिटेल्स आपने मेंटेन किया। और सुनिए, जब आप गुड्स पोर्ट से लेके आते हो, समझ लीजिए 100 केजी मंगाया था, एक्चुअली आपको रिसीव हुआ आपके प्रेमाइसेस में 90 केजी, हो सकता है कोई शॉर्टफॉल था, कोई शॉर्ट रिसीट था, सर चूहे खा गए रास्ते में, बेटा जो भी डिटेल्स था, शॉर्ट रिसीट और नॉन रिसीट, इंटीमेट ऑन द पोर्टल इन IGCR 2, आपको ऑनलाइन जाके पोर्टल में बताना पड़ेगा कि सर इतना इतना गुड्स मैंने मंगवाया था, इतना ही मुझे रिसीव हुआ है, सारा डिटेल, अगर आपका नॉन रिसीट या शॉर्ट रिसीट हुआ उसका डिटेल देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपने जितना गुड्स मंगाया उसको आपको यूज करना है एंड यूज के लिए, अगर आपने एंड यूज के लिए नहीं किया तो आपको पेनलाइज किया जाएगा। तो सर मुझे जो रिसीव ही कम हुआ, तो रिसीव कम हुआ तो आप यूज भी कम ही करोगे बेटा, अगर आप नॉन रिसीट या शॉर्ट रिसीट नहीं बताओगे तो बेटा बाद में फंस जाओगे ना। चलिए अब क्या होता है सर, 8 स्टेप में जो आपने गुड्स मंगाए, समझ लीजिए आपने जो गुड्स इंपोर्ट किए थे उनको आपने यूज कर लिया फॉर द मैन्युफैक्चरिंग और प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विस, या स्पेसिफाइड एंड यूज, या मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किया, या सर्विस प्रोवाइडिंग के लिए यूज किया, या स्पेसिफाइड एंड यूज के लिए सप्लाई किया, स्पेसिफाइड एंड यूज जो था उसके लिए किसी और को सप्लाई कर दिया, सर जो नोटिफिकेशन में बोला गया था वही किया, तो वेरी गुड, अच्छे बच्चे हो आप। ठीक है, अगर आपने इंपोर्टेड जो रॉ मटेरियल था उसको स्पेसिफाइड एंड यूज के लिए यूज नहीं किया तो सर एक और ऑप्शन होता है कि आपको उसको री एक्सपोर्ट कर दीजिए, इंडिया के बाहर वापस भेज दीजिए। मतलब गुड्स अगर डिफेक्टिव आ गए या अनयूटिलाइज थे तो विद इन पीरियड स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन, जो नोटिफिकेशन में पीरियड बोला गया है उसके अंदर वापस री एक्सपोर्ट कर दीजिए, या फिर 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इंपोर्ट वेयर टाइम इज नॉट स्पेसिफाइड, अगर एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन में कुछ नहीं बोला हुआ है तो 6 महीने के अंदर अंदर री एक्सपोर्ट कर दीजिए जो रॉ मटेरियल आपने इंडिया के बाहर से मंगाया था। देखिए एंड यूज के लिए यूज कर लीजिए, मैन्युफैक्चर कर लीजिए, सर्विस प्रोवाइड कर दीजिए, या एंड यूज मैन्युफैक्चरर को सप्लाई कर दीजिए, वेरी गुड। अगर आपने नहीं किया तो बेटा उसको री एक्सपोर्ट कर दे 6 महीने में, या जो टाइम लिमिट आपके नोटिफिकेशन में बोला गया है उस टाइम के अंदर री एक्सपोर्ट कर दीजिए। नहीं किया तो फर्दर एक्सटेंडेबल अप टू 3 months बाय द जुडिशियल कमिश्नर इफ सफिशिएंट रीजन इज देयर। ठीक है सर, मैंने अगर 6 महीना में री एक्सपोर्ट नहीं किया तो सर री एक्सपोर्ट नहीं किया तो बाबा एंड यूज के लिए यूज कर लो, एंड यूज के लिए यूज भी नहीं किया और गुड्स को अगर इंडिया में क्लियर कर दिया, बेटा क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन, तो आपने अगर 30% की जगह 10% दिया था, मतलब आपको 20% का जो कंसेशन मिला था वो आपको अब गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, क्योंकि आपने एंड यूज के लिए यूज नहीं किया। आपने बोला सर एंड यूज के लिए यूज नहीं करूंगा, कुछ और बनाऊंगा इससे, तो बेटा जो आपको कंसेशन रेट ऑफ ड्यूटी मिला था अलोंग विथ इंटरेस्ट, जिस दिन आपने गुड्स मंगाए, जिस दिन क्लियर किया और ड्यूटी दिया था उस दिन 10% दिया था, अब जब आप इंडिया में क्लियर कर रहे हो तो इतना दिन का डिफरेंस के लिए आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा अलोंग विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15%।
और पता है क्या होता है, ये सारा डिटेल आपको अपने रिपोर्ट में देना पड़ता है। मंथली रिपोर्ट होता है आईजीसीआर, ऑनलाइन आपको फाइल करना पड़ता है। सबमिट मंथली स्टेटमेंट ऑन द कॉमन पोर्टल इन IGCR3 बाय 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ठीक है, नेक्स्ट मंथ के 10 तारीख तक आपको IGCR3 सबमिट करना पड़ता है कि सर ये ऑनलाइन IGCR होता है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी रूल्स, फॉर्म नंबर 3। उसमें आपको बोलना पड़ता है इतने गुड्स मंगाए थे, इतने एंड यूज के लिए यूज किए, इतने मैंने री एक्सपोर्ट कर दिए, इतने मैंने इंडिया में क्लियर कर लिए। सर मैंने उसको बेसिकली डोमेस्टिकली कंजम्पशन कर लिया है, कुछ और कर रहा हूं, एंड यूज के लिए यूज नहीं कर रहा हूं। ये सारे डिटेल्स आपको प्रोवाइड करने पड़ते हैं। और अगर आपने इंडिया में बिना और कोई यूज के लिए यूज कर लिया है तो बेटा समझ लीजिए आपने 30% ड्यूटी की जगह 20% कंसेशन लेते हुए 10% दिया था, तो ये 20% का जो आपको कंसेशन मिला था ना, कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी तो 10% है। आपको जो भी कंसेशन या जो भी एग्जाम्शन मिला था, वो जो एग्जाम्शन मिलते हुए समझ लीजिए 30 लाख का ड्यूटी था, आपने सिर्फ 10 लाख का ड्यूटी दिया, 20 लाख का ड्यूटी नहीं दिया था। तो जो 20 लाख का ड्यूटी नहीं दिया था उसको जब आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल करते समय आपको बेनिफिट दिया गया था, तब से लेके आज जब तक पे करोगे तब तक अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पे करना पड़ेगा। और सारा डिटेल्स बस आपको ऑनलाइन जाके IGCR फॉर्म में फ्री में बताना पड़ेगा हर मंथ खत्म होने के नेक्स्ट मंथ 10 तक। सर एक बात बताइए, मेरे बॉन्ड अकाउंट में समझ लीजिए मैंने बॉन्ड दिया था, 1 करोड़ रुपए का बॉन्ड दिया था, और सर मैंने इंपोर्ट कर लिए हैं, 1 करोड़ का कंसेशन ऑलरेडी ले चुका हूं, और सर और इंपोर्ट करना है। तो बेटा अगर आपने गुड्स को ऑलरेडी यूज कर लिया है फॉर द स्पेसिफाइड एंड यूज, चाहिए अपने ऑफिसर को IGCR 3A में बताइए, और जैसे ही आप बताओगे बॉन्ड अकाउंट में वापस 1 करोड़ रुपए का क्रेडिट आपको दे दिया जाएगा। सर आपने मंगाया था 1 करोड़ का, और 1 करोड़ का आपने बॉन्ड दिया था, तो बॉन्ड अकाउंट में बैलेंस 1 करोड़ का था, आपने 1 करोड़ का कंसेशन ले लिया था, तो बेटा बॉन्ड अकाउंट में बैलेंस नहीं था, बैलेंस 0 था। लेकिन आप IGCR 3A में गवर्नमेंट को ऑनलाइन फाइल करके बता सकते हो कि सर मैंने एंड यूज के लिए यूज कर लिया है, और जैसे ही आप बता दोगे बॉन्ड अकाउंट को रिक्रेडिट कर दिया जाएगा। द इंपोर्टर में सबमिट द डिटेल्स ऑफ द गुड्स कंज्यूम्ड इन IGCR 3A एनी टाइम फॉर रिक्रेडिट ऑफ द बॉन्ड, अमाउंट को बॉन्ड में वापस रिक्रेडिट कर दिया जाएगा। ओके सर, बस इतना ही तो था प्रोसीजर। और याद रखिएगा जो भी डिटेल सर एंड यूज के लिए यूज किया है उसको भी IGCR 3 में बताइएगा। इंडिया में रिकॉर्ड द पर्टिकुलर्स ऑफ सच क्लियरेंस और पेमेंट ऑफ ड्यूटी इन द मंथली स्टेटमेंट। IGCR 3 जो स्टेटमेंट होता है उसमें बताना पड़ता है सर इंपोर्टेड गुड्स को यूज कर लिया, IGCR 3 में बताइए कि आपने यूज कर लिया है। री एक्सपोर्ट कर दिया तो भी रिकॉर्ड द डिटेल्स ऑफ सच एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट इन द मंथली स्टेटमेंट। IGCR 3 में आपको बताना पड़ता है मंथली स्टेटमेंट में कि हाँ ये यूज मैंने गुड्स को री एक्सपोर्ट कर दिया है। और एक बात याद रखिएगा, आपने इंपोर्ट किया तो आपका इंपोर्ट वैल्यू जो था वो 1 करोड़ का था, एक्सपोर्ट किया तो री एक्सपोर्ट पे वैल्यू सिर्फ 80 लाख का था, FOB वैल्यू सिर्फ 80 लाख का था। तो गवर्नमेंट बोल रहा है अगर री एक्सपोर्ट का वैल्यू shall not be less than the value of goods imported at the time of value of the said goods at the time of import। इंपोर्ट के टाइम पे गुड्स का वैल्यू 1 करोड़ था, एक्सपोर्ट के टाइम पे 80 लाख था। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस बात का। इंपोर्ट किया 1 करोड़ था वैल्यू, एक्सपोर्ट करने के समय वैल्यू गिर गया है, तो सर इस केस में गवर्नमेंट बोलता है आपको री एक्सपोर्ट करने के समय बेसिकली गवर्नमेंट बोल रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि री एक्सपोर्ट वैल्यू शैल नॉट बी लेस देन, एक्सपोर्ट वैल्यू लेस नहीं होना चाहिए देन द गुड्स एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट। इंपोर्ट के टाइम पे जो वैल्यू था उससे एक्सपोर्ट का वैल्यू लेस नहीं होना चाहिए, इतना बोला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर मैंने गुड्स इंडिया के बाहर से कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी में मंगा लिए, अब मुझे उसको भेजना है जॉब वर्क के लिए। तो सर आपने इंडिया के बाहर से गुड्स मंगा लिए, अब प्रोसीजर फॉर अलाउइंग इंपोर्टेड गुड्स फॉर जॉब वर्क। अगर मुझे गुड्स को जॉब वर्क के लिए भेजना है तो सर क्या प्रोसीजर होता है। सर अगर मैंने गुड्स को इंडिया में मंगा लिया
जॉब वर्क के लिए और इंडिया में गुड्स मंगा लिया फॉर डूइंग समथिंग, और सर डूइंग समथिंग मतलब जो एग्जाम्शन नोटिफिकेशन में बोला गया था उसके लिए मंगा लिया सर, और फिर मुझे उसको जॉब वर्क के लिए भेजना है। तो बेटा जॉब वर्क क्या होता है, जब भी आप किसी को गुड्स भेजोगे फॉर एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस, अगर आप गुड्स किसी को भेजते हो फॉर एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस, वो अगर ट्रीटमेंट और प्रोसेस आपकी गुड्स के ऊपर करता है तो उसे आप जॉब वर्क बोलते हो। तो जॉब वर्क का मतलब होता है एनी ट्रीटमेंट प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग consistent with the exemption notification undertaken by a person on goods। मैं किसी को गुड्स भेजूंगा जो मैंने कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी पे रॉ मटेरियल मंगाए, उनको मैं भेजूंगा जॉब वर्कर के पास, जॉब वर्क करके वापस मंगा लूंगा, और ये बाय एनी पर्सन ऑन गुड्स बिलोंगिंग टू द इंपोर्टर। तो अगर मैं इसे गुड्स देता हूं और ये कुछ प्रोसेस और ट्रीटमेंट और प्रोसेस करता है तो उसे जॉब वर्क बोला जाता है। लेकिन एक बात याद रखना, जॉब वर्क के लिए आप गुड्स को नहीं भेज सकते, किस केस में, एक्सेप्ट गोल्ड, ज्वेलरी एंड आर्टिकल देयर ऑफ एंड अदर प्रीसियस मेटल और स्टोन। तो समझ लीजिए आपने इंडिया के बाहर से गोल्ड मंगाया, गोल्ड को आप जॉब वर्क के लिए जॉब वर्कर के पास नहीं भेज सकते, यही बोला गया है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए समझा देता हूं अब क्या बोल रहा है ये। सर मैंने इंडिया के बाहर से गुड्स इंपोर्ट किए, मैं इंपोर्टर हूं, मैंने इंडिया के बाहर से इंपोर्ट किए, पता है आपको कैसे करते हैं इंपोर्ट? यस सर, आपने बता दिया कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी पे कैसे इंपोर्ट कर सकता है एक व्यक्ति। चलिए मैंने क्या किया, मैंने इंडिया के बाहर से कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी पे गुड्स मंगा लिए हैं, ठीक है, मैं हूं इंपोर्टर और मैंने कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी में मंगा लिया है। अब मैं गुड्स को जॉब वर्क के लिए भेजना चाहता हूं। जॉब वर्क मतलब होता है आप गुड्स का फर्दर ट्रीटमेंट के लिए किसी को भेज रहे हो और वापस मंगा लोगे, तो क्या प्रोसीजर होगा यही बताया गया है। मंगाइए, इनपुट्स को क्लियर करवा लीजिए कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी। लेकिन जब जॉब वर्क को भेज रहे हो, पहला स्टेप, मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ गुड्स सेंट फॉर जॉब वर्क एंड मेंशन इन द स्टेटमेंट IGCR 3। आपको ऑनलाइन जाके जो स्टेटमेंट है IGCR 3, उसमें बेसिकली जो आपका मंथली स्टेटमेंट होता है IGCR 3, उसमें बताना पड़ेगा क्या क्या गुड्स आपने जॉब वर्क के लिए भेजे हैं। ठीक है सर, रिकॉर्ड्स मेंटेन करूंगा और IGCR 3 में बता दूंगा। अब सेकेंड स्टेप में गुड्स को डालिए ट्रक में और सेंड द गुड्स अंडर एन इनवॉइस और वेरेवर एप्लीकेबल ई-वे बिल। सर और ई-वे बिल थोड़ी होता है सर, जॉब वर्क के लिए इनवॉइस थोड़ी चाहिए होता है। देखिए गुड्स बना, ये जीएसटी लॉ बनाया है जीएसटी वालों ने, कस्टम्स का लॉ बनाया है कस्टम्स वालों ने। अब थोड़ा बहुत इनकंसिस्टेंसी तो होता है, लेकिन सर इधर क्या लिख दिया इन्होंने, अंडर एन इनवॉइस और वेरेवर एप्लीकेबल ई-वे बिल। सर लेकिन जॉब वर्क के लिए जब गुड्स भेजते हैं ना, तो सर एक्चुअली डिलीवरी चालान प्लस ई-वे बिल के साथ भेजते हैं, क्योंकि ये सेल तो है नहीं कि इनवॉइस इशू करूंगा। लेकिन कोई बात नहीं, इनकंसिस्टेंसी है, कस्टम्स वालों ने जो लॉ बनाया और जीएसटी वालों का जो लॉ है उसमें थोड़ा इनकंसिस्टेंसी है, लेकिन कोई बात नहीं। एग्जाम में पूछ लिया तो क्या करेंगे सर, एग्जाम में बोल के आइएगा गुड्स शुड बी सेंड अंडर द कवर ऑफ इनवॉइस और ई-वे बिल, और ई-वे बिल बोला है, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, डिलीवरी चालान प्लस ई-वे बिल के साथ भेजा जाता है। और आप इनवॉइस में और ई-वे बिल में क्या मेंशन करते हो, गुड्स का डिस्क्रिप्शन और क्वांटिटी। तो पहला स्टेप अकाउंट मेंटेन कीजिए, सेकेंडली गुड्स को भेज दीजिए। अब जॉब वर्कर को गुड्स मिल गए हैं, जॉब वर्क क्या करेगा, जॉब वर्कर जॉब वर्क करेगा, ट्रीटमेंट और प्रोसेस करेगा, एंड वो क्या करेगा, तीन चीज मेंटेन करेगा। सर गुड्स का जॉब वर्क करके गुड्स को वापस भेज देगा। थर्ड स्टेप, he said send the goods back within 6 months from the date of invoice और ई-वे बिल। एक्चुअली ये होता है एज पर जीएसटी लॉ, ई-वे बिल एज पर जीएसटी लॉ में यूज बनाते हो ना, तो सर एक्चुअली इधर डिलीवरी चालान प्लस ई-वे बिल के साथ प्रैक्टिकल लाइफ में लोग यही करेंगे, डिलीवरी चालान प्लस ई-वे बिल के साथ गुड्स को भेजेंगे और वापस भी डिलीवरी चालान अलोंग विद ई-वे बिल गुड्स वापस आ जाएगा। लेकिन एग्जाम पर्पस के लिए आप लिख के आइएगा इनवॉइस और ई-वे बिल। ठीक है सर। और सर जो जॉब वर्कर ये जॉब वर्क करता है उसे कुछ डिटेल्स भी मेंटेन करनी पड़ती हैं। सर क्या क्या डिटेल्स मेंटेन करेगा, मेंटेन अकाउंट्स ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, क्या क्या गुड्स मैंने रिसीव किए, क्या मैन्युफैक्चरिंग मैंने अंडरटेक किया, क्या क्या वेस्ट जनरेट हुआ था, और उसके बाद ये जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा कि सर क्या क्या गुड्स मैंने रिसीव किए थे, क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अंडरटेक किया, उसके बाद कब क्या क्या वेस्ट जनरेट हुआ, सारा डिटेल मेंटेन करेगा। और
प्रोड्यूस द अकाउंट्स डिटेल्स बिफोर द जुरिसडिक्शनल कस्टम ऑफिसर ऑन डिमांड। जब कस्टम ऑफिसर डिमांड करेगा तो आपको कस्टम ऑफिसर को डिमांड पे ये अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस भी करने पड़ेंगे। और सर एक बार आपने जो कमिटमेंट कर दिया, मतलब एक बार जो आपने जॉब वर्क कर दिया तो वापस रिटर्न कर देना। यही बोला है पोस्ट कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क सेंड द प्रोसेस गुड्स बैक टू द इंपोर्टर, या फिर अगर इंपोर्टर बोले तो यहां से किसी और जॉब वर्कर के पास अगर भेजने बोले, ऐसा बोला कि जॉब वर्कर एक दूसरे जॉब वर्कर के पास फर्दर जॉब वर्क के लिए भेज दे तो दूसरे जॉब वर्कर के पास भी भेजा जा सकता है। तो यही बोला है post completion of job work send the process goods to another job worker to back to the importer or to another job worker as directed by the importer for carrying out remaining process under the cover of an invoice और ई-वे बिल। तो सर क्या बोल रहा है, अगर आपको गुड जॉब वर्क के लिए भेजने हैं, नंबर 1 आप अकाउंट्स मेंटेन कीजिए, रिकॉर्ड्स मेंटेन कीजिए और IGCR इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट जो फॉर्म होता है IGCR 3 उसमें डाल दीजिएगा। सेकेंडली आप गुड्स को भेज दीजिए अंडर द कवर ऑफ एन इनवॉइस और ई-वे बिल। गुड्स का प्रोसेसिंग होगा, गुड्स वापस आ जाएगा या वहां से फर्दर जॉब वर्क के लिए चला जाएगा। और जब फर्दर जॉब वर्क के लिए जा रहा है, तो भी मूव होगा ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस और ई-वे बिल। एक्चुअली ये मूव होगा प्रैक्टिकल लाइफ में ऑन द बेसिस ऑफ डिलीवरी चालान प्लस ई-वे बिल। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर भी थोड़ा सा इनकंसिस्टेंसी आपको लगेगा क्योंकि इनपुट्स आने के लिए 1 साल का टाइम लिमिट होता है जीएसटी एक्ट में, लेकिन कस्टम एक्ट में इन्होंने 6 महीना ही बोला है। तो आपको एग्जाम पर्पस में अगर कस्टम एक्ट में पूछा है तो आपको कस्टम एक्ट में यही बोलना है कि गुड्स भेजेंगे इनवॉइस और ई-वे बिल के बेसिस पे गुड्स वापस ले आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस फ्रॉम 6 मंथ फ्रॉम द इनवॉइस और ई-वे बिल 6 महीने में वापस ले आएंगे। अब सुनिए, इफ गुड्स आर नॉट यूज्ड एज पर द जॉब वर्क पर्टिकुलर्स, मतलब आपने यहां बताया था ना कि सर मेरे प्रेमाइसेस में या जॉब वर्क के प्रेमाइसेस में क्या प्रोसेस अंडरटेक करूंगा, अगर आपने वैसा कुछ नहीं किया, कुछ घपला कर दिया तो आपका जुरिसडिक्शनल कस्टम ऑफिसर क्या करेगा, आपके अगेंस्ट एक्शन लेगा अंडर रूल नंबर 11 एंड 12। बेसिकली आपको पिनलाइज किया जाएगा। डन सर, ये पॉइंट क्लियर है। कुछ नहीं है बेटा, आपने गुड्स इंडिया के बाहर से इंपोर्ट कर लिए, जॉब वर्क के लिए भेजने हैं, भेज दो बेटा। जॉब वर्क के लिए मेंटेन करो अकाउंट्स और उनका अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स को डिटेल्स को बेसिकली आपको IGCR 3 में आपको डिटेल देने हैं। उसके बाद एक बार जॉब वर्कर ने जॉब वर्क कर दिए, उसके वहां से 6 महीने में वापस ले आइएगा या उसके वहां से फर्दर आप दूसरे जॉब वर्कर के पास भेज सकते हो। पता है जीएसटी एक्ट में तो फर्दर सप्लाई करना जॉब वर्कर के प्रेमाइस से अलाउड था, बट इधर नहीं बोला गया है। तो आपको एग्जाम में ध्यान रखना है कि जॉब वर्कर के प्रेमाइस से या तो आप वापस ले आइए या इधर से दूसरे जॉब वर्कर के पास भेज दीजिए, बस यही अलाउड है। ठीक है सर, क्या मैं प्रोसीजर, थोड़ा बहुत इनकंसिस्टेंसी बिटवीन 2 लॉ होता ही है, हमेशा ऐसा नहीं होता कि एक लॉ में दोनों लॉ मेकर्स अलग अलग है तो सर सेम टू सेम लॉ इनकंसिस्टेंसी कभी कभी नहीं बनता है। ठीक है, उसके बाद रूल नंबर 8 सर, प्रोसीजर फॉर अलाउइंग इंपोर्टेड गुड्स फॉर यूनिट ट्रांसफर। समझ लीजिए मेरा ये यूनिट नंबर ए है और ये मेरा यूनिट नंबर बी है। सर क्या मैं दूसरे यूनिट के पास गुड्स भेज सकता हूं फॉर फर्दर प्रोसेसिंग? समझ लीजिए कुछ मशीन यहां लगी हुई है, कुछ मशीन वहां लगी हुई है, क्या मैं दूसरे यूनिट के पास भेज सकता हूं फॉर फर्दर प्रोसेसिंग? यही बोला गया यहाँ पे कि सर आपने इंडिया के बाहर से इनपुट्स मंगा लिए, इनपुट्स को क्लियर करवा लिया और क्लियर करवाने के बाद क्या आप दूसरे यूनिट, मेरा ही दूसरा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में मैं भेज सकता हूं? यस सर। इन्होंने बोला है नंबर 1 सेम मेंटेन कीजिए रिकॉर्ड्स ऑफ द गुड्स सेंट फॉर यूनिट ट्रांसफर ड्यूरिंग द मंथ, जो भी आपने गुड्स अपने यूनिट को भेजे हैं। और सर मेंशन द सेम इन द मंथली स्टेटमेंट IGCR 3, आप जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ का IGCR 3 जो आपको मंथली स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है IGCR 3 बाय 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, उसमें डिटेल्स दे दीजिएगा।
ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद क्या होगा सेकंड स्टेप में, सर आपके गुड्स चले जाएंगे। जब आपके गुड्स इंटर यूनिट जाए तो ये बोल रहे हैं सेंड इट अलोंग विद इनवॉइस और वेरेवर एप्लीकेबल ई वे बिल के साथ भेजिएगा। बेसिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली आप क्या करोगे, डिलीवरी चालान प्लस ई वे बिल के साथ भेजोगे, क्योंकि इनवॉइस तो आप रेज नहीं कर सकते, सेल थोड़ी है, दूसरे यूनिट के पास भेज रहे हो। एंड हेन सर एग्जाम में पूछ लिया तो ऐसे ही बोलिएगा। सेकेंड स्टेप होता है इनवॉइस और ई वे बिल के साथ भेज देंगे और क्वांटिटी एंड डिस्क्रिप्शन मेंशन कर देंगे कि क्या क्या गुड्स भेज रहे हैं, क्या क्या क्वांटिटी भेज रहे हैं। ठीक है सर, उसके बाद यहां पे प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग होने के बाद आप गुड्स को वापस ले आइए। सेंड द प्रोसेस गुड्स बैक टू द सेंड द प्रोसेस गुड्स बैक, ये काट दीजिए, send the processed goods back to the premises। मतलब आप गुड्स को जो गुड्स भेजा था उसको वापस ले आइए, या हो सकता है यहां से आप दूसरे जॉब वर्कर को भी भिजवा सकते हो। यस सर, और टू ए जॉब वर्कर आप भिजवा सकते हो। उसके बाद एक बात याद रखिएगा, आप ही इंपोर्टर हो, आप ही के दोनों यूनिट है, तो सर जब आप इंटर यूनिट कर रहे हो, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में भेज रहे हो, तो आपको अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। द रिकॉर्ड द इंपोर्टर शैल इन रिलेशन टू ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू अनदर यूनिट मेंटेन अकाउंट्स ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, क्या क्या गुड्स रिसीव किए हैं, मतलब ये जो दूसरे प्रेमाइसेस हैं इसमें जो गुड्स रिसीव हुए थे, बेसिकली आपने यूनिट ए के लिए तो रिकॉर्ड्स मेंटेन कर लिए थे कि क्या क्या गुड्स आए हैं। अब यूनिट बी के लिए भी जो इंपोर्टर है, बेटा दोनों यूनिट तो आप ही के हैं, ये यूनिट भी आपका है, ये भी यूनिट आपका है, तो इस यूनिट में जो जो आपने गुड्स रिसीव किए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो अंडरटेक किया, वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग सच प्रोसेस, उसके बाद सारा रिकॉर्ड्स जब जुरिसडिक्शनल कस्टम ऑफिसर मांगे तो उसे दे देना। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सेट प्रोसेस, जब ये प्रोसेस हो जाए तो इसके बाद आप इन गुड्स को सेंड द गुड्स बैक सेंड द प्रोसेस गुड्स बैक टू द प्रेमाइसेस, आप प्रेमाइसेस में वापस भेज दीजिएगा, और टू ए जॉब वर्कर फॉर कैरिंग आउट द रिमेनिंग प्रोसेस। क्या ये पॉइंट क्लियर है? जो सेकंड पॉइंट मैंने आपको बोला, इंडिया के बाहर से आपने गुड्स मंगाए, इंपोर्टर हो आप, उसके बाद आपने फर्दर प्रोसेसिंग के लिए भेजा, तो सर पहला बात मंथली स्टेट रिकॉर्ड मेंटेन कीजिएगा, मंथली स्टेटमेंट में बताइएगा। अब एक बार आपका यहाँ पे प्रोसेस के लिए भेज रहे हो तो सर इनवॉइस और ई वे बिल पे भेज दीजिएगा। गुड्स वहां मिल गए, प्रोसेस अंडरटेक हो गए, उसके बाद गुड्स को वापस ले आइएगा या उधर से जॉबर के लिए भेज दीजिएगा। लेकिन सर जो भी गुड्स आपके दूसरे यूनिट पे गए थे, उस यूनिट में क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हुआ, क्या क्या वेस्ट जनरेट हुआ, सर उसके बाद अगर आपसे ये रिकॉर्ड्स मांगे गए तो ऑफिसर को प्रोड्यूस भी कीजिएगा, और आफ्टर कंप्लीशन आप गुड्स को वापस ले आइए या फर्दर जॉब वर्क के लिए भी भेज सकते हो। क्या ये पॉइंट क्लियर है? चलिए आगे। उसके बाद सर समझ लीजिए ये नया इंट्रोडक्शन है। नया इंट्रोडक्शन क्या है सर? प्रोसीजर फॉर सप्लाइंग इंपोर्टेड गुड्स टू द एंड यूज रिसिपिएंट। सर ये एंड यूज रिसिपिएंट क्या होता है? फॉर एन एग्जांपल, गवर्नमेंट ने एक एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन इशू किया, उसमें बोला रमेश आप इंडिया के बाहर से गुड्स लाइए, समझ लीजिए आप गोल्ड मंगाइए और गोल्ड को आप क्लियर कर लीजिए। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप एंड यूज के लिए सप्लाई करते हो, स्पेसिफाइड एंड यूज मतलब ज्वेलर्स को सप्लाई करते हो ज्वेलरी बनाने के लिए, तो भी आपको कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी अलाउ कर दिया जाएगा। और यही हम समझने वाले हैं कि सर एंड यूज के लिए कैसे भेजूं। गवर्नमेंट ने बोला इनपुट्स मंगा ले इंडिया में, गुड्स आपने एक बार इनपुट्स मंगा लिए, क्लियर कर लिए कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी पे। अब समझ लीजिए आप एंड यूज रिसिपिएंट, जो एंड यूज उसका करने वाला है, समझ लीजिए ज्वेलरी बनाने के लिए एंड यूज करने वाला है, तो सर उसे आप सप्लाई करोगे तो आपको भी कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी मिलेगा, प्रोवाइडेड आप ये रूल फॉलो करो। ये क्या बोल रहा है इधर? सर आप मेंटेन कीजिए, सेम 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 मेंटेन कीजिए रिकॉर्ड्स ऑफ गुड सप्लाई टू द एंड यूज रिसिपिएंट ड्यूरिंग द मंथ एंड मेंशन द सेम इन द मंथली स्टेटमेंट IGCR 3। आपको जो आपने गुड्स भेजे हैं उसका डिटेल्स मेंशन करना होगा अपने IGCR 3 में। रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए, IGCR 3 में डिटेल्स को मेंशन कीजिएगा। उसके बाद सुनिए,
गुड्स को आप सामने एंड यूज के लिए भेज दीजिए। सेंड द गुड्स अंडर इनवॉइस और वेरेबल एप्लीकेबल ई वे बिल। आप गुड्स को सामने भेज दीजिए अंडर द कवर ऑफ एन इनवॉइस और वेरेबल एप्लीकेबल ई वे बिल। और सर इनवॉइस में मेंशन कर दीजिएगा या ई वे बिल में बेसिकली मेंशन कर दीजिएगा डिस्क्रिप्शन एंड क्वांटिटी। ठीक है सर, बेसिकली ई वे बिल कैसे रेज होता है, अंडर द जीएसटी एक्ट जो हमने सीखा था वैसे ई वे बिल आपको रेज करना है। अब एंड यूज रिसिपिएंट के पास गुड्स चले गए, उसने अब सुनिए क्या बोल रहा है ये, इन केस ऑफ सप्लाई फॉर रिप्लेनिशमेंट। रिप्लेनिशमेंट मतलब समझ लीजिए किसी को रिप्लेसमेंट मतलब उसका गोडाउन खाली हो गया था, उसको अपने गोडाउन के लिए सामान चाहिए था, मतलब रॉ मटेरियल चाहिए था, आपने रॉ मटेरियल सप्लाई किया है और एक्सपोर्ट अगेन सप्लाई द एंड यूज रिसिपिएंट। जो एंड यूज रिसिपिएंट है इसको भी मेंटेन करना है अकाउंट्स ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अंडरटेक किया, क्या क्या वेस्ट जनरेट हुआ। बेसिकली आपने जो एंड यूज रिसिपिएंट को गुड्स भेजे हैं तो एंड यूज रिसिपिएंट को भी यही अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। और सर अगर उससे जुरिसडिक्शनल कस्टम ऑफिसर ने मांगा तो उसे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और सर produce the relevant details of import to the importer for fulfillment of the benefit under the notification। मतलब थर्ड स्टेप यही बोला है, यहाँ पे एक और पॉइंट बोला है कि सर आपको ये डिटेल्स अपने ये एंड यूज यूजर्स एंड यूज रिसिपिएंट क्या करेगा, क्या क्या इसने वो गुड से बनाए, सर क्या क्या वेस्ट जनरेट हुआ, सारा डिटेल मेंटेन करेगा, अपने जुरिसडिक्शनल ऑफिस कस्टम ऑफिसर को भी देगा अगर वो मांगता है। प्लस जुरिसडिक्शनल कस्टम ऑफिसर कौन होगा पता है, इसका जो जुरिसडिक्शनल कस्टम ऑफिसर होगा वो इससे मांगेगा। प्लस क्या होगा सर, अगर आपने ये डिटेल आपने गुड्स इससे लिए हैं तो आपको ये डिटेल्स मतलब ये जो एंड यूज रिसिपिएंट है ये इसे भी ये डिटेल्स प्रोड्यूस करेगा। प्रोड्यूस द रेलेवेंट डिटेल्स टू द इंपोर्टर फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ बेनिफिट अंडर द नोटिफिकेशन। बेसिकली मैंने एंड यूज के लिए यूज कर लिया है ऐसा ये इसे बताएगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला मैंने आपको बताया कि आप जॉब वर्क के लिए भेज सकते हो, मेंटेन कीजिएगा रिकॉर्ड। सेकेंडली जॉब वर्कर को भेज दीजिएगा, उसके बाद 6 महीने में रिसीव कर लीजिएगा। इंटर यूनिट के लिए भी भेज सकते हो, इंटर यूनिट के लिए मैंने बताया क्लियर कीजिए, भेजिए IGCR 3 में मेंशन कीजिए, वो आपके गुड्स पे बेसिकली जो भी इंटर यूनिट में काम होना है हो जाएगा। उसके बाद गुड्स को वापस ले आइए या जॉब वर्क के लिए भेज दीजिए। और सर इंटर यूनिट में क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग हुआ, क्या क्या प्रोसेस अंडरटेक हुआ, सर सारा डिटेल्स आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और सर अगर आपका जुरिसडिक्शनल ऑफिसर मांगता है तो आपको देना भी पड़ेगा। उसके बाद सर क्या मैं एंड यूज रिसिपिएंट को भेज सकता हूं? हाँ बाबा, यही नया इंट्रोडक्शन है कि एंड यूज रिसिपिएंट को भी आप गुड्स भेज सकते हो। फॉर एन एग्जांपल फिर से बोलूंगा मैं आपको, मैं इंडिया के बाहर से पार्ट्स लेके आया और पार्ट्स पे 30% ड्यूटी था, गवर्नमेंट ने बोला 20% एग्जम्पशन मिलेगा, 10% ड्यूटी देना पड़ेगा। लेकिन रमेश आपको इन पार्ट्स को सप्लाई करना होगा टू मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ओनली। तो सर मैंने अगर मोबाइल के मैन्युफैक्चरर को ये पार्ट सप्लाई कर दिया तो सर मुझे तो कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी मिला हुआ है, मुझे कोई पेनलाइज नहीं किया जाएगा। बस मुझे एंड यूज जो मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हीं को सप्लाई करना है, क्योंकि दैट वाज टोल्ड इन द एग्जम्पशन नोटिफिकेशन। यस सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एंड यूज रिसिपिएंट को अगर मैं भेजता हूं, मतलब इंपोर्टर मैं हूं बट मैन्युफैक्चरिंग ये करने वाला है, तो नंबर 1 रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हुए भेज दूंगा। सेकेंडली एंड यूज रिसिपिएंट को जब भेजूंगा तो सर इनवॉइस और ई वे बिल के साथ भेजूंगा। एंड यूज रिसिपिएंट ने एक बार यूज कर लिया तो उसने जो गुड्स का क्या यूज किया है उसका सारा डिटेल्स मेंटेन करेगा। अगर मेरा जुरिसडिक्शनल ऑफिसर स्पेसिफाइड एंड यूज रिसिपिएंट से डिटेल्स मांगना चाहे तो मेरा जुरिसडिक्शनल ऑफिसर मांग भी सकता है। और थर्डली मुझे भी तो बताएगा कि हाँ सर मैंने एंड यूज किया है, ये मुझे भी डिटेल्स प्रोवाइड करेगा। दैट्स इट एवरीवन, कि एंड यूज रिसिपिएंट के पास भेजने का क्या प्रोसीजर होता है। उसके बाद सुनिए मैंने क्या किया, सुनिए पहले क्या होता था, मैं इंडिया के बाहर से अगर चाहूं तो सर समझ लीजिए मैं एक मोबाइल मैन्युफैक्चरर हूं और मैंने बोला गवर्नमेंट को मोबाइल बनाने के लिए हाईटेक टेक्नोलॉजी चाहिए, तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, चल कोई बात नहीं, इंडिया के बाहर से तू अगर चाहे तो तू मशीन भी मंगा सकता है। तो सर मैंने अगर कोई मशीन मंगाया और मशीन को मैंने क्लियर कराया तो गवर्नमेंट बोल रहा था एग्जम्पशन नोटिफिकेशन में कि मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स अगर मशीन मंगाएंगे तो 30% की जगह 10% ड्यूटी लगेगा। तो मैंने 30% की जगह 20%
कंसेशन लेते हुए 10% ड्यूटी दिया। समझ लीजिए 3 करोड़ का ड्यूटी था, मुझे 2 करोड़ का कंसेशन मिला और 1 करोड़ का मुझे ड्यूटी देना पड़ा। गवर्नमेंट इतना इतना प्रोसीजर क्यों बोल रहा है? ये सब इसलिए बोल रहा है क्योंकि गवर्नमेंट इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग चाहता है, गवर्नमेंट मेक इन इंडिया को प्रमोट करना चाहता है। ला बेटा ला मशीन, और उससे अगर तू मोबाइल फोन बनाएगा तो सिर्फ 1 करोड़ ड्यूटी लूंगा, 2 करोड़ का कंसेशन एग्जम्पशन दे दिया गया है। डन सर। लेकिन पता है सर, आपने बोला था 1 साल के लिए मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा या 5 साल के लिए मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा। मैंने एंड यूज कर लिया, सॉरी मैंने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जो आपने बनाने जो एंड यूज था मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग वो मैंने कर लिया। अब उस मशीन का क्या करूं? मुझे अब एंड यूज खत्म हो गया है मेरा। आपने बोला था 3 साल के लिए मोबाइल बनाना पड़ेगा, मैंने 3 साल के लिए मोबाइल बना लिए। अब वो मशीन में सेल करना चाहता हूं, तो सर क्या मुझे ड्यूटी देना पड़ेगा? गवर्नमेंट ने बोला यस। मैंने बोला कितने पे देना पड़ेगा? सर 10 करोड़ का मशीन था, 10 करोड़ पे क्या ड्यूटी देना पड़ेगा? गवर्नमेंट ने बोला नहीं, एक काम करते हैं डेप्रिशिएट कर लेते हैं वैल्यू, और उस पर तुझे जितना कंसेशन मिला था उतना ड्यूटी देना पड़ेगा। तो मैंने समझ लीजिए 10 करोड़ का मशीन मंगाया था, उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, जितना साल मैंने यूज किया है उतना साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। समझ लीजिए 5 करोड़ का वैल्यू बन गया। 5 करोड़ पे 20% का मुझे कंसेशन मिला था, वो अब मेरे से गवर्नमेंट ले लेगा अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। चलिए समझते हैं क्या बोल रहा है। क्लियरेंस ऑफ कैपिटल गुड्स आफ्टर हैविंग यूज्ड फॉर स्पेसिफाइड पर्पस। मैंने इंडिया के बाहर से इस बार इनपुट्स नहीं मंगाए, रॉ मटेरियल नहीं मंगाए, मैंने मशीनरी मंगाया, और मशीनरी के लिए एक एग्जम्पशन नोटिफिकेशन आया हुआ था जो बोल रहा था कि मंगाइए मशीन इंडिया के बाहर से, मशीन पे 30% रेट ऑफ ड्यूटी है, कंसेशन देंगे, सिर्फ 10% देना पड़ेगा। तो मैंने कैपिटल गुड्स मंगाया, मशीन मंगा लिया इंडिया के बाहर से, क्लियर करा लिया एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी, और मशीन को जो इंटेंडेड पर्पस था और स्पेसिफाइड पर्पस था उसके लिए यूज कर लिया। अब क्या मशीन को आग लगा दूं? तो गवर्नमेंट ने बोला चल कोई बात नहीं, अब तू ये मशीन को कोई और यूज के लिए यूज भी कर सकता है, किसी और को भी सप्लाई कर सकता है, लेकिन तुझे एक ड्यूटी देना पड़ेगा। मतलब हमने तुझसे क्लियर कराते समय 30% में 20% कंसेशन देके सिर्फ 10% लिया था, तो 20% जो नहीं लिया था वो अब देना पड़ेगा। मैंने बोला सर ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने तो मशीन को यूज कर लिया है। तो गवर्नमेंट ने बोला चल एक काम कर, यूज वैल्यू पे मतलब डेप्रिसिएटेड वैल्यू पे ही तो 20% हमें दे देना। चलिए समझते हैं कैसे। सर नंबर 1, मैंने गुड्स को क्लियर कराया, मशीन को यूज किया, जैसा बोला था एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन में वैसा ही यूज किया। उसके बाद क्लियर द मशीन आफ्टर यूज फॉर स्पेसिफाइड पर्पस। मैंने मशीन को क्लियर कर दिया, क्लियर मतलब डोमेस्टिकली किसी को सप्लाई कर दिया या किसी और यूज के लिए यूज करने लग गया, तो सर मुझे डिफरेंशियल ड्यूटी देना पड़ेगा। जो 20% का कंसेशन मिला था उस डेप्रिसिएटेड वैल्यू पे देना पड़ेगा, प्लस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम भी मुझे देना पड़ेगा। जिस दिन मैंने मशीन को क्लियर कराया था 10% ड्यूटी दिया था, और सर बेसिकली जिस दिन आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल करके 10% ड्यूटी दिया था, आज अगर आप पे कर रहे हो अब तक का जो भी डेप्रिशिएटेड वैल्यू पे आप 20% पे कर रहे हो, इतने दिन का आपको इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% देना पड़ेगा। सर एक बात बताइए, डेप्रिशिएटेड वैल्यू कैसे लेंगे? जो वैल्यू ऑफ द कैपिटल गुड्स था, समझ लीजिए 10 करोड़ का वैल्यू था आपका कैपिटल गुड्स का, उस पर डेप्रिसिएशन लगाइए 4% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ फॉर द फर्स्ट 4 क्वार्टर, मतलब 16% फर्स्ट ईयर के लिए डेप्रिसिएशन, सेकेंड ईयर के लिए डेप्रिसिएशन 3% पर क्वार्टर पार्ट देयर ऑफ, थर्ड ईयर के लिए 3%, फोर्थ ईयर के लिए 2.5% पर क्वार्टर। ठीक है सर, उसके बाद 2.5 एंड सर उसके बाद जितने भी साल आप यूज करो उसके लिए 2% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ। तो सर समझ लीजिए मैंने एक मशीन मंगाया इंडिया के बाहर से, मैंने उस मशीन को समझ लीजिए क्लियर करा लिया, और क्लियर कराते समय मैंने क्या किया, उसको अब इंडिया में क्लियर कर लिया, कुछ दिन यूज किया, कुछ दिन मतलब मैंने समझ लीजिए थर्ड क्वार्टर के बीच में ही इंडिया में क्लियर कर दिया। तो सर 4% और 4% सिर्फ 12% का 12% का डेप्रिशिएटेड वैल्यू होगा। और सर मतलब जो भी मैंने 10 करोड़ था, 10 करोड़ से 12% रिड्यूस होगा, 10 करोड़ पे 12% लगेगा,
माइनस कर देंगे 8 करोड़ 80 लाख रुपीस का वैल्यू बचेगा। उस पे जो मुझे कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी मिला था 20%, इतना मुझे अब ड्यूटी देना पड़ेगा। यही बोला है यहां पे, जो भी वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स है उससे आप डेप्रिसिएशन माइनस कीजिए, जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू पे आपको देना पड़ेगा डिफरेंशियल ड्यूटी, जो बेसिकली आपको कंसेशन मिला था। आपको 20% कंसेशन मिला था तो 20% ड्यूटी देना पड़ेगा। समझ लीजिए, अब डेप्रिसिएट करते हुए आपका वैल्यू जो निकल के आया वो निकल के आया 1 करोड़। 1 करोड़ पे बस 20% ड्यूटी दे दीजिए, 20 लाख का ड्यूटी लगेगा। और 20 लाख पे जिस दिन आपने कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी पे क्लियर किया था उस दिन से लेके आज जब इंडिया में आप गुड्स को क्लियर कर रहे हो, जब ड्यूटी पे कर रहे हो, तब तक आपको इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% देना पड़ेगा। नो अपर लिमिट फॉर सच डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन फ्रॉम डेट व्हेन कैपिटल गुड्स केम इनटू यूज टिल द डेट ऑफ क्लियरेंस। जिस दिन कैपिटल गुड्स को आपने यूज पे लाया था, नहीं क्लियर, देखिए डेप्रिसिएशन कब से मिलेगा, जिस दिन आपने कैपिटल गुड्स को यूज करना स्टार्ट किया था तब से लेके जब तक आप क्लियर कर रहे हो तब तक आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। इंपोर्ट किया उस दिन का, उस दिन से लेके डेप्रिसिएशन नहीं लगाना है। जिस दिन से आपने यूज करना स्टार्ट किया उस दिन से आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। और यही बोला है, द इंपोर्टर शैल हैव द ऑप्शन ऑफ voluntary payment of duty along with interest and particulars of such clearance and duty payment shall be recorded in the monthly statement IGCRS IGCR 3। जो आपका स्टेटमेंट है उसमें आपको बताना पड़ेगा ये गुड्स मैंने क्लियर कर लिए हैं इंडिया में और सर अकॉर्डिंगली आपको ड्यूटी देना पड़ेगा। उसके बाद आ जाइए, इसके ऊपर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। जो भी आपका वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स है उस पे पहला साल के लिए डेप्रिसिएशन 4%, 4%, 4%, 4% डेप्रिसिएशन जो भी है लगाइएगा। जो वैल्यू आएगा उस पे जो कंसेशन मिला था, जो वैल्यू आएगा। और डेप्रिसिएशन कब से स्टार्ट होगा, जिस दिन आपने कैपिटल गुड्स को पुट टू यूज किया, पुट टू यूज से लेके क्लियरेंस डेट तक, जिस दिन आपने बेसिकली उसको डोमेस्टिकली क्लियर कर दिया या डोमेस्टिक गुड्स के लिए और कोई गुड्स के लिए यूज करने लग गए, तब तक का डेप्रिसिएशन लगेगा। और सर जो डेप्रिशिएटेड वैल्यू आएगा उस पर जो कंसेशन मिला था उतना ड्यूटी आपको देना पड़ेगा। इंटरेस्ट कब से लगेगा ड्यूटी पे, जिस दिन आपने गुड्स को इंडिया में मंगाया था, बेसिकली बिल ऑफ एंट्री फाइल किया था, 30% की जगह 10% दिया था, उस दिन आपने 20% नहीं दिया था, तो उस दिन से लेके आज तक आपको इंटरेस्ट, जिस दिन आप क्लियर कर रहे हो तब तक आपको इंटरेस्ट 15% का देना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। उसके बाद एक रूल नंबर 11 एंड रूल नंबर 12 आता है। रूल नंबर 11 एंड रूल नंबर 12 क्या बोलता है? रूल नंबर 11 बोलता है फेलियर टू परफॉर्म इंटेंडेड यूज और री एक्सपोर्ट। सुनिए, आपने जो गुड्स इंडिया के बाहर से इंडिया में लाए हैं उनको आप जो बोल के लाए थे, मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, सर्विस प्रोवाइड करूंगा या स्पेसिफाइड एंड यूज करूंगा, मतलब एंड यूजर्स को सप्लाई करूंगा, फॉर स्पेसिफाइड एंड यूज सप्लाई करूंगा, तो अगर आपने वो किया तो वेरी गुड है। आपने खुद के मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किया, सर्विस प्रोवाइडिंग के लिए यूज किया या फॉर स्पेसिफाइड एंड यूज सप्लाई किया तो वेरी गुड है। नहीं तो आपने री एक्सपोर्ट कर दिया तो भी गुड है। सर अगर आपने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? तो ये बोल रहे हैं सर, और आपने कंप्लाई नहीं किया कंडीशन से, और जब पेमेंट करने का बारी आया, सर मैंने आपको बोला था आपको पेमेंट करना पड़ेगा अगर आपने मशीन को कैपिटल गुड्स को डोमेस्टिकली क्लियर करा दिया, या सर आपने समझ लीजिए गुड्स को, डिफेक्टिव गुड्स को या अनयूटिलाइज्ड गुड्स को डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, मतलब आपने डोमेस्टिकली यूज कर लिया या कोई और यूज के लिए क्लियर करा दिया, तो बेटा आपको ड्यूटी पेमेंट करना पड़ता है। अगर आपने ड्यूटी का पेमेंट नहीं किया तो ये बोल रहे हैं शॉर्ट पे किया तो जुरिसडिक्शनल एसीडीसी शैल इनिशिएट रिकवरी प्रोसीडिंग। रिकवरी प्रोसीडिंग आपके अगेंस्ट इशू कर इनिशिएट कर दिया जाएगा। और वो कैसे रिकवर करेंगे पैसा? आपका बॉन्ड जो दिया हुआ था, बॉन्ड से रिकवर कर लेंगे। सर कितना रिकवर करेंगे? जितना का आपको कंसेशन दिया गया था। इन केस ए नोटिफिकेशन दैट प्रोवाइड्स ए ड्यूटी एग्जम्पशन, तो डिफरेंस ऑफ ड्यूटी अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% फ्रॉम द डेट ऑफ इंपोर्ट। जिस दिन आपने इंपोर्ट किया, जिस दिन आपने इंपोर्ट किया मतलब आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल किया, और बिल ऑफ एंट्री फाइल करके जब ड्यूटी पे किया उस दिन से लेके टिल द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ एंटायर डिफरेंशियल अमाउंट आपको देना पड़ेगा। सर अगर आपने पे कर दिया तो वेरी गुड, अगर आपने पे नहीं किया तो इतना अमाउंट आपसे रिकवर
कर लिया जाएगा। डिफरेंशियल ड्यूटी अलोंग विथ इंटरेस्ट, यही बोला गया यहां पे। समझ लीजिए आपने इंडिया के बाहर से गुड्स मंगाए कि सर मैं 30% की जगह 10% दूंगा, कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी 20% अलाउ किया गया, तो ये जब आपने गुड्स मंगाए थे 20% नहीं दिया, ये आपसे लिया जाएगा, प्लस अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% आपसे लिया जाएगा। जिस दिन आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल करके क्लियर कराया और जिस दिन आप पे कर रहे हो तब तक का इंटरेस्ट आपसे लिया जाएगा। सर समझ लीजिए मुझे जब मैंने इंपोर्ट किया था ड्यूटी एग्जम्पशन नहीं दिया गया था, कुछ और बेनिफिट दिया गया था। ऐसा अभी तक एग्जम्पशन नोटिफिकेशन समझ लीजिए आपने जब इंपोर्ट किया तो गवर्नमेंट ने बोला हम आपको ड्यूटी एग्जम्पशन नहीं देंगे इन केस वेयर एग्जम्पशन नोटिफिकेशन इज अदर देन दैट प्रोवाइड्स एन एग्जम्पशन बेनिफिट। मतलब समझ लीजिए ड्यूटी एग्जम्पशन छोड़ के कोई और चीज का एग्जम्पशन देता है तो सर एन अमाउंट इक्वल टू, मैंने आपको अभी ड्यूटी एग्जम्पशन ही सिखाया है। समझ लीजिए कोई एग्जम्पशन नोटिफिकेशन था जो आया और बोला ड्यूटी एग्जाम नहीं होगा लेकिन आपको इस प्रोसेस से एग्जम्पशन मिल जाएगा, ये आपको नहीं करना पड़ेगा, इसका आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। तो सर अगर आपने कोई भी ये जो रूल्स थे इनका वायलेशन किया तो ये बोल रहे हैं जो आपको अमाउंट इक्वल टू द एसेबल वैल्यू ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स, समझ लीजिए आपने जो गुड्स इंपोर्ट किए उस पे आपको ड्यूटी का एग्जम्पशन नहीं मिला है लेकिन कोई और एग्जम्पशन दे दिया गया है, कोई और एग्जम्पशन अगर आपको दे दिया गया था और आपने कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी रूल्स फॉलो नहीं किए, आपने कोई भी वायलेशन किया, तो ये बोल रहे हैं सर वायलेशन पे द अमाउंट इक्वल टू द एसेसेबल वैल्यू, जो आपने गुड्स इंपोर्ट किए थे उनका जो एसेसेबल वैल्यू होता है उतने का आप पे पेनल, बेसिकली वो बोल रहे हैं उतना आपसे अमाउंट रिकवर कर लिया जाएगा। कैसे रिकवर किया जाएगा? बॉन्ड इन्वोक करके रिकवर कर लिया जाएगा। उसके बाद बोला है रूल नंबर 12 कि पेनल्टी द इंपोर्टर एंड ए जॉब वर्कर हु कॉन्ट्रावीन्स एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस रूल्स शैल बी लायबल फॉर ए पेनल्टी विच कैन एक्सटेंड अप टू 2 लाख रुपए तक का पेनल्टी भी आप पे लगाया जाएगा अगर आपने रूल्स का वायलेशन किया। ये था आपका शॉर्ट एंड स्वीट चैप्टर ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी। मुझे लगता है इस टर्म के एग्जाम में 3 मार्क का एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहिए इन्हें। सर हो सकता है ये पूछ ले आपसे कि वन टाइम इंफॉर्मेशन अगर इंपोर्ट करना है तो क्या प्रोवाइड करना पड़ता है। उसके बाद सेकेंडली मुझे लगता है कि सर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि सर जॉबर को भेजना है तो क्या प्रोसीजर होगा। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि सर अगर इंटर यूनिट ट्रांसफर करना है तो क्या प्रोसीजर होगा। उसके बाद यह भी पूछ सकते हैं कि एंड यूज के लिए, स्पेसिफाइड एंड यूज के लिए भेजना है तो क्या प्रोसीजर होगा। बेटा ये पूरा प्रोसीजर जो मैंने समझाया लिख दीजिएगा। अगर कैपिटल गुड्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा तो यह भी पूछ सकते हैं कि सर ऐसा ऐसा कैपिटल गुड्स मंगाया था, उसको इस दिन मंगाया था, इस दिन पुट टू यूज किया, जिस दिन पुट टू यूज किया उस दिन से आप डेप्रिशिएट कैलकुलेट कीजिएगा। डेप्रिशिएटेड वैल्यू पे जो कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी था वो लगा के आपको बताना होगा इतना ड्यूटी देना पड़ेगा अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15%। जिस दिन आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल करके ड्यूटी पे किया था और अब जब डिफरेंशियल पे कर रहे हो तब तक आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और सर ये भी पूछ सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति फेल कर जाता है टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस या सर वो कोई वायलेशन कर देता है तो सर क्या होगा। बॉन्ड इन्वोक करके ड्यूटी रिकवर कर लिया जाएगा, प्लस पेनलाइज भी किया जा सकता है अंडर रूल नंबर 12। डन सर, पॉइंट क्लियर है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है जो बेसिकली मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये रहा। आ जाइए, एक क्वेश्चन है जो कस्टम इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी रूल्स और स्पेसिफाइड एंड यूज रूल के ऊपर है। समझा देता हूं, सुन लीजिए। ये बोल रहे हैं कि सर BCG Limited imports goods from Japan and intends to avail the benefit of a notification। ठीक है सर, जापान से गुड्स मंगाए हैं और एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं with regards to the said goods। However, since it does not have manufacturing facility, it needs to send the goods for a job work to a job worker। जॉब वर्कर के पास भेजना है। Its accountant advised that as per custom, import of goods at concessional rate of duty rules or specified end use
रूल का नाम चेंज हो गया ना 2022 BCG is not permitted to send such goods for job work. You are required to advise him on the said issue, elaborating the relevant legal provision under the custom law. कुछ नहीं है बाबा, रूल नंबर 7 ऑफ द कस्टम लॉ बोलता है कि सर, एक सेकेंड, कि सर आप गुड्स को जॉब वर्क के लिए भेज सकते हो, और जॉब वर्क के लिए भेजने के लिए क्या करना होता है, प्रिंसिपल को पहले अकाउंट्स मेंटेन करना है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, और जो रिकॉर्ड्स मेंटेन किए उसका डिटेल IGCR 3 में देना है। सेकेंडली, गुड्स को इनवॉइस या ई बिल के साथ भेज देना है। थर्डली, जॉब वर्कर जॉब वर्क करेगा और गुड्स को वापस भेज देगा, प्लस जॉब वर्कर अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा। रिसीट, क्या क्या गुड्स उसने रिसीट किए, क्या मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अंडरटेक किया, सारे डिटेल मेंटेन करेगा, प्लस वो प्रोड्यूस कर देगा टू जुरिसडिक्शनल एसी और डीसी जब जुरिसडिक्शनल एसी और डीसी मांगेगा, और एक बार गुड्स का जॉब वर्क हो गया तो 6 महीने में वापस कर देगा या किसी और जॉब वर्कर को भेज देगा फॉर फर्दर जॉब वर्क। बस यही प्रोसीजर था जो आपको लिख के आना है, यही बोला गया है इस क्वेश्चन में, रूल नंबर 7। डन सर, पॉइंट क्लियर है। मुझे लगता है यहां मैं अपना कंप्लीट डिस्कशन फॉर द कस्टम इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी क्लोज करता हूं। कॉन्ग्रेचुलेशंस पीपल, डन। एग्जाम में इस चैप्टर के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा बाबा। मुझे लगता है ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस बार, क्योंकि मई 23 या नवंबर 23 में पूछा जा सकता है, अमेंडमेंट है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन जरूर आना चाहिए। यहां मैंने अपना टेक्स्ट बुक का जो पार्ट था वो भी कवर कर लिया है। कंप्लीट डिस्कशन विथ रेस्पेक्ट टू द चैप्टर ऑफ कस्टम्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी क्लोज करता हूं। कॉन्ग्रेचुलेशंस पीपल, डन।